वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप पढ़ रहे हो अच्छे से। तो आपका जो चार्ट बुक है वो चार्ट बुक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको आज मेरे साथ इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद करेंगे इंडियन इकोनॉमी, वो अभी रेडी हो जाएगा अपना, अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग। जैसे ही चार्ट बुक कंप्लीट होगा उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का भी बात मैं कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। तो आ जाइए सब लोग, आपके चार्ट बुक के पेज नंबर कहाँ थे हम लोग कल? आपका पेज नंबर अलग है ना, 49 है मेरा शायद ना। ओके। हम्म, तो आप सब लोग आ जाइए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसके अंदर हार्ड पेग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हार्ड पेग। पेग्ड सिस्टम मतलब फिक्स्ड सिस्टम, बट एक इन्होंने लूप होल रखा है उसमें। सॉफ्ट पेग को इन्होंने फ्लोटिंग रेट बुलाया। तो हार्ड पेग मतलब फिक्स्ड, सॉफ्ट पेग मतलब फ्लोटिंग। ओके। पेग्ड मतलब फिक्स्ड, समझा कि नहीं? तो इतनी छोटी सी चीज याद रखो। पेग्ड मतलब फिक्स्ड होता है, हार्ड पेग्ड मतलब फिक्स्ड होता है, सॉफ्ट पेग्ड मतलब फ्लोटिंग होता है। ओके। नाउ कमिंग टू नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट। व्हाट इज नॉमिनल? नॉमिनल इज विथ इन्फ्लेशन एंड रियल इज विदाउट इन्फ्लेशन। जीडीपी के वक्त पढ़ा था अपन, वही सेम लॉजिक इधर भी आएगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट शोज हाउ मच ऑफ वन करेंसी, हाउ मच ऑफ वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट इनकॉर्पोरेट्स चेंजेस इन द प्राइस एंड डिस्क्राइब्स हाउ मेनी ऑफ अ गुड और सर्विस इन वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर वन ऑफ दैट गुड और सर्विस इन अनदर कंट्री। मतलब मेरे इंडिया में एक क्रिकेट बैट यूएस के कितने क्रिकेट बैट के इक्वल है, उसको रियल बोलते हैं। उसमें हम क्या देख रहे हैं? ओनली गुड टू गुड देख रहे हैं। बट जब अपन नॉमिनल बोलते हैं तो अपन डायरेक्टली करेंसी एक्सचेंज रेट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 87, ये क्या हो गया? नॉमिनल हो गया। बट वन क्रिकेट बैट इन इंडिया इज इक्वल टू हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स इन यूएस, ये क्या बन गया? रियल। जहां पे प्राइस इफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ गुड टू गुड देखे जा रहा है। क्लियर? रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट को क्या करने का? नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या होता है? वहां के प्राइस इंडेक्स का इफेक्ट होता है, फॉरेन के। तो हम क्या करते हैं? नॉमिनल एक्सचेंज रेट को डिवाइड कर लेते हैं फॉरेन के प्राइस इंडेक्स के साथ। डिवाइड करने से कोई भी चीज का इफेक्ट नलीफाई होता है। एंड मल्टीप्लाई करते हैं डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स के साथ। समझे कि नहीं? तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? डिफ्लेटर। वेरी गुड, मुझे लगा याद नहीं रहेगा। डिफ्लेटर को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज अनदर नेम फॉर डिफ्लेटर। तो आप क्या कर रहे हो? डिफ्लेट करना मतलब क्या? इन्फ्लेट का अपोजिट है। तो आप क्या कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो डिफ्लेटर से, मतलब फॉरेन प्राइस इंडेक्स खत्म कर रहे हो और डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डाल रहे हो उसमें। आप आ जाओगे रियल पे। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। Real effective exchange rate is the nominal effective exchange rate divided by price deflator. आपने प्राइस डिफ्लेटर का कंसेप्ट पढ़ा है मेरे साथ? तो बस वही सेम लॉजिक यहां पर भी आता है। इसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर, प्राइस डिफ्लेटर, प्राइस डिफ्लेटर। तो आप क्या कर रहे हो? मुझे एक बात बोलो, आपको याद है डिफ्लेटर का कंसेप्ट? नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी कैसे आते थे अपन? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। बस वही तो कर रहा हूं मैं इधर। नॉमिनल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर कर रहा हूं, तो मैं कहां पहुंच रहा हूं? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पर। दो फॉर्मुलेस लिखो आपके नोट्स में। नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर। कौन सा वाला? फॉरेन प्राइस डिफ्लेटर, या इंडेक्स बोलो उसको, प्राइस डिफ्लेटर नहीं, इंडेक्स बोलो। फॉरेन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। क्या देगा ये आपको? रियल देगा, रियल एक्सचेंज रेट।
nominal exchange rate divided by foreign price index multiplied by domestic price index. That will give you your real exchange rate. And how do you calculate real effective exchange rate? Nominal effective exchange rate divided by price deflator. दोनों फॉर्मूलेस लिखे अच्छे से, सबको समझा है? Nominal effective exchange rate divided by price deflator will give you real effective exchange rate. क्या होता है ना, नॉमिनल जब आप बोलते हैं तो उसमें प्राइस इफेक्ट आता है, उस प्राइस इफेक्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्लेटर से डिवाइड करते हैं, दैट सिंपल. समझे? नाउ कमिंग टू सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस यस्टरडे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है. $1 इज इक्वल टू 87 कैसे डिसाइड हुआ था कल? सप्लाई एंड डिमांड फॉर that currency मतलब dollar in India will give you the dollar rate in India. Are you getting? Demand for dollar, supply of dollar. The equilibrium point will give you the price of dollar and the quantity of dollar. Understood? Now, usually supply and demand for foreign currency in the domestic foreign currency market determine the external value of domestic currency. मतलब इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है, और इन अदर वर्ड्स कंट्रीज एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उससे. किससे डिसाइड होता है वो? सप्लाई ऑफ एंड डिमांड ऑफ करेंसी से. सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक मार्केट विल डिसाइड डोमेस्टिक मार्केट में क्या रेट रहेगा. क्योंकि आप इंडिया के मार्केट का देख रहे हो तो डिमांड फॉर इंडिया, सप्लाई ऑफ इंडिया विल गिव यू इंडिया के मार्केट में क्या रेट रहेगा. अब इसमें चेंजेस होते कि नहीं होते? रेट्स में होते, एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते. जब अपने नंबर्स बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. जब अपने नंबर्स बढ़ते हैं, जैसे 87 का 89, 90, 92, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी एंड अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. करेक्ट? तो रिमेंबर, जब एक कंट्री डेप्रिशिएट हो रहा है दूसरा कंट्री अप्रिशिएट हो रहा है. करेक्ट? तो चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पोर्ट्रेट डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ऑफ वन करेंसी. द टर्म करेंसी अप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन डिस्क्राइब्स द मूवमेंट इन द exchange rate. Remember this from MCQ point of view. Depreciation appreciation क्या डिनोट करता है? मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है. किस चीज का मूवमेंट भाई? डिमांड और सप्लाई का. डिमांड चेंज, सप्लाई चेंज, करेंसी का वैल्यू भी चेंज. करेक्ट? appreciation depreciation when the value of currency, when its value increases in respect to the value of another currency or basket of currencies, तो उसको बोल सकते हैं वैल्यू चेंज हो रहा है, या तो अप्रिशिएट हो रहा है या तो डिप्रिशिएट हो रहा है. करेंसी अप्रिशिएट कब होता है? जब वैल्यू उसकी इंक्रीज होती है. वैल्यू मतलब परचेसिंग पावर, वैल्यू मतलब नंबर नहीं. ओके. ऑन द कॉन्ट्ररी करेंसी डेप्रिशिएट व्हेन इट्स वैल्यू फॉल्स. करेंसी कब डेप्रिशिएट होता है? जब वैल्यू उसकी फॉल होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसी. ये बास्केट ऑफ करेंसी क्या होता है? मेनी करेंसीज टेकन टुगेदर इज कॉल्ड एज बास्केट ऑफ करेंसी. जैसे रोटी का बास्केट खाया रहेगा आपने कभी होटल में. रोटी बास्केट मतलब तंदूरी रोटी होती है, गार्लिक नान होता है, सब होता है, मिक्सचर होता है. वैसे यहां पर भी डॉलर रहेगा, यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगा, सिंगापुर डॉलर रहेगा. तो ये सब क्या हो गया? बास्केट ऑफ करेंसी हो गया. अगर इंडिया का रेट इन सभी करेंसीज के सामने फॉल हो रहा है, वैल्यू फॉल हो रही है, सॉरी रेट नहीं, वैल्यू फॉल हो रही है, तो करेंसी इंडिया की डेप्रिशिएट हो रही है. बट करेंसी की वैल्यू कब फॉल होती है? जब करेंसी का रेट बढ़ता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करेंसी का रेट अगर बढ़ रहा है मतलब करेंसी का वैल्यू घट रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट विच रेट? डायरेक्ट कोट. आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट क्या था याद है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. क्लिक हो रहा है? झेप रहा है सब कुछ? अब आते इफेक्ट ऑफ अप्रिसिएशन पर. एन अप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी चेंजेस इट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. बराबर है? प्राइसेस चेंज होंगे which lead to changes in the import and export volume. पहले प्राइस चेंज होगा तब वॉल्यूम चेंज होगा, राइट? causing the changes in the import spending and export का रेवेन्यू. हर वक्त याद रखिए, एक्सपोर्ट का कभी भी रेवेन्यू होता है और इंपोर्ट का कभी भी स्पेंडिंग होता है. तो आपकी करेंसी के एक्सचेंज रेट चेंज होने से
करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चेंज होता है, कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चेंज होता है. एडवर्सली अफेक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉजिंग लार्ज डेफिसिट एंड वर्सन द करंट अकाउंट. ये कब होगा मगर? जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तब. अप्रिशिएट होना तो अच्छी बात है सर, फिर ये तो बुरा हो रहा है. यस, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. वैसे अप्रिसिएशन का दूसरा साइड क्या है? अप्रिसिएशन का दूसरा साइड है कि भैया आपका कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कम होता है. क्यों कम होता है सर डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस? क्योंकि आपके देश के इंपोर्ट्स सस्ते होने लग जाते हैं. तो आपका डोमेस्टिक कंट्री से बाइंग करना इजी है या फॉरेन कंट्री से? फॉरेन कंट्री से. तो लोग क्या, करेंसी करेंसी जब आपका अप्रिशिएट होता है तो लोग बाहर से खरीदते हैं. आज यूएसए भी क्यों बाहर से खरीदता है? क्योंकि उनके करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उनको दूसरे देश के गुड्स बहुत ही सस्ते लगते हैं. तो कैन यू से दैट वे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन यूएसए ऊपर नहीं आ सकता? इसका मतलब क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनके करेंसी की वैल्यू बहुत हाई है. तो उनके उनके रुपए की, उनके डॉलर की परचेसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि उनको इंडिया से गुड्स खरीदना, चाइना से गुड्स खरीदना बहुत ही सस्ता लगता है. तो मैक्सिमम गुड्स वहां पे वो लोग अपने खरीदते हैं, तो उनके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फिर वो वैसे भी पॉपुलेशन कम है, तो वैसे दिक्कत नहीं आती जैसे इंडिया में दिक्कत आती है. क्लियर? इससे क्या होता है? लार्जर डेफिसिट्स क्रिएट होते हैं और करंट अकाउंट सिचुएशन वर्सन होता है, मतलब खराब होता है. व्हाट इज करंट अकाउंट सिचुएशन? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्टिंग एंड स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स. इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये रिकरिंग बेसिस पे होता है. करेक्ट. जब कोई कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होता है तो वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी हाई है कि दूसरे देश में उनके गुड्स महंगे हो रहे हैं. बट उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी हाई है कि दूसरे देश के गुड्स उनको सस्ते लग रहे हैं. सिंपल. इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली रिवर्स रहेगा. एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन लोअर्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स. क्या कर रहा है वो? लोअर कर रहा है कंट्री के एक्सपोर्ट के प्राइसेस को, एंड राइज कर रहा है रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स को. तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स. राइट? डोमेस्टिक कंपीटिंग गुड्स जो होते हैं, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, उनका डिमांड बढ़ेगा, और फॉरेन गुड्स का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा. तो यहां पर बोला है इंक्रीजेस डिमांड बोथ फॉर डोमेस्टिक इंपोर्ट कंपीटिंग गुड्स एंड फॉर एक्सपोर्ट्स. मतलब अपने देश सिर्फ अपने गुड्स सिर्फ अपने देश में सस्ते नहीं है, बाहर के देश के लिए भी वो सस्ते है. समझे क्या? तो इससे इंपोर्ट्स कम होते हैं, बराबर, और इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं. डू यू अग्री? आई होप यू गॉट इट. लीड्स टू आउटपुट एक्सपेंशन. इससे आउटपुट बढ़ता है. लार्जर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव होगा. राइट? इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. इंटरनेशनली हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्लरिश होती है, एंड इससे हमारे वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. एंड हमारा ट्रेड बैलेंस क्या होता है? प्रमोट होता है. व्हाट इज ट्रेड बैलेंस? एक्सपोर्ट शुड बी इक्वल टू इंपोर्ट. तो इस तरफ हम बढ़ते हैं. अदरवाइज हम नॉर्मली कहाँ रहेंगे? डेफिसिट में रहेंगे. तो हम डेफिसिट से पहले कहाँ जाएंगे? बैलेंस, और बैलेंस से कहाँ जाएंगे? सरप्लस. करेक्ट? तो दैट वे योर करेंसी डेप्रिसिएशन इज गुड. ये अगर कंसिडर करेंगे तो करेंसी डेप्रिसिएशन सही है, बराबर है कि नहीं? बट देन कभी कभी मार्केट अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता ही नहीं है और अपनी हालत खराब होती है. अंडर, अपन ऐसा बोल सकते हैं, अन इंटेंशनली या इंटेंशनली वॉट एवर, अपनी करेंसी की वैल्यू हाई है मार्केट में. ऐसे केस में हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हमारी कंट्री का डेफिसिट बढ़ेगा, और ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब हो जाएगी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. हम चाहते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है हर कंट्री के पास. वो अगर ऐसा सिचुएशन बहुत टाइम चलेगा तो फॉरेक्स रिजर्व कम होते हैं. जैसे अभी परसों हमने पढ़ा था ऑनलाइन कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्च के महीने में हाईएस्ट पहुंच गया था, $626 बिलियन तक. तो इतना ज्यादा रिजर्व्स कैसे हुआ हमारे पास? इट्स वेरी सिंपल. अपना करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है. कितने टाइम से डेप्रिशिएट हो रहा है? तो ऑब्वियसली हमारे गुड्स दूसरे देशों के लिए सस्ते हैं, मगर दूसरे देश के गुड्स हमारे लिए महंगे हैं. तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए रहेंगे और हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे रहेंगे, इसलिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है.
क्या? देखो, जब जब तुम्हारा बीओपी सिचुएशन खराब है तो तुमने करेंसी डेप्रिसिएशन के लिए प्रे करना चाहिए, बट करेंसी डेप्रिशिएट ना हो तो तुम्हें खुद से करना पड़ता है, जिसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। करेक्ट? और वाइस वर्सा, जब बीओपी सिचुएशन बहुत अच्छा है तो हम चाहेंगे कि हमारा करेंसी अप्रिशिएट हो। तो यहां पर बोला है devaluation, it is a deliberate downward adjustment in the value of country's currency relative to another currency or group of currency और स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि गोल्ड। हमने हमारी करेंसी की वैल्यू खुद से कम की, कम करना जरूरी है, उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। खुद से बढ़ा नहीं सकते आप, जैसे डिवैल्यूएशन वैसे ए वैल्यूएशन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, डिवैल्यूएशन एक ही कंसेप्ट है। और वो तभी आईएमएफ इनफैक्ट अपने को सजेस्ट करता है। आईएमएफ का रूल आपको समझेगा अभी थोड़े टाइम बाद, बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दे हेल्प अस टू बैलेंस आवर बीओपी सिचुएशन, they help us to have foreign exchange reserves with our country so that our country becomes stable. So ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो हमको टाइम टू टाइम कंसल्टेंसी देती है एज अ कंट्री। तो कभी कभी जैसे इंडिया को भी आईएमएफ ने 3 बार एडवाइस किया था हिस्ट्री में कि अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दो, और हमने किया भी है। एक 1949 था शायद, यस 1949 था, और 1991 एंड 1994, ये 3 इयर्स थे जहां पे इंडिया ने अपनी करेंसी खुद से डीवैल्यू की है। सिंपल। एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारे करेंसी के रिजर्व्स कितने कम हो गए थे 1991, तो अपन ने बात भी किया था ना कि जहां पे अपने पास 2 वीक्स के रिजर्व्स थे, तो भाई उस टाइम पे तो करेंसी डिवैल्यू करेंगे ही ना, क्योंकि अपन पूरे बाहर नहीं आए थे ना तब तक। इंडियन करेंसी डिवैल्यूएशन 3 टाइम्स सिंस 1947। पहला था फर्स्ट टाइम इन 1949, लेटर इन 1966 था, एंड देन 1991 था, 94 में नहीं था वो। 1966 में आपको याद है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, तो तब डिवैल्यूएशन किया था, क्योंकि अपनी बैकबोन एग्रीकल्चर थी। तो अपने को लगा कि भाई अपनी हालत खराब हो रही है, अपने बैकबोन को भी स्ट्रांग करना है अपने को, तो अपन ने करेंसी डिवैल्यू भी की, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। 5 वीट्स अपन ने टारगेट किए थे, 5 क्रॉप्स टारगेट किए थे अपन ने, वीट, राइस, जवार, मेस, बाजरा, और इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वीट का हुआ था, उसके बाद राइस का हुआ था। तो दिस ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वीट रेवोल्यूशन। याद है क्या आपको, थोड़ा कुछ पता है? हम्म। तो यहाँ पे आप ईयर्स सिर्फ मेंशन कर सकते हो, जस्ट इन केस एग्जाम में आ जाए तो 1949, 1966 एंड 1991। 1991 तो याद ही रह जाएगा आपको, डोंट वरी। 1949 मतलब अपने इंडिपेंडेंस के तुरंत 2 साल के अंदर अपने को समझा कि अपने को डिवैल्यू करना है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त भी अपने को समझा। ठीक है, तो 3 टाइम इंडिया ने क्या किया, अपना करेंसी डिवैल्यू किया, जिससे क्या होता है, डिवैल्यूएशन से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं। नहीं, वो नहीं पता। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज खड़े खड़े आपका दूसरा देश आपके देश को ही खरीद लेगा। जब अगर सपोज इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत ही खराब हो जाए, तो फिर तो दूसरे देश के लिए अपना देश ही सस्ता बन जाएगा ना, गुड्स तो दूर की बात है। समझे? नहीं, मगर साउथ कोरिया अगर आपने देखा रहेगा, इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी, तो वो नहीं ट्रेड करते अपने साथ, कुछ भी नहीं करते वो अपने साथ। वो अपने साथ छोड़ दो, किसी के साथ भी। कोरियन कंट्रीज ही पूरे आपको खुद को, अब इनको नेचर ही अलग है, उनके ट्रेड्स आपके साथ बहुत ही कम दिखेंगे। नॉर्थ कोरिया तो कंट्री पूरा प्रोटेक्टेड है वर्ल्ड से, वर्ल्ड से आइसोलेटेड है वो। बट साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया में, ये कोरियन कंट्रीज ही, इनके अपने पास ट्रेड डिपेंडेंसी भी बहुत कम है। डोमेस्टिक 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 ये प्रोड्यूस करते हैं, ये खुद सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज टाइप रहते हैं।
मे बी पॉसिबल ना, ऑब्वियसली, बट देन इंडिया विल रेस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट्स ऑल्सो ना, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो थे, अपन ने VER पढ़ा था, वो हो जाएगा फिर। किसका इफेक्ट? क्या क्या? नहीं समझा मैं क्या। इफ यू स्टॉप एक्सपोर्टिंग, ऑब्वियसली करेंसी पे इम्पैक्ट आता ही है, क्योंकि डिमांड सप्लाई चेंज हो जाएगा आपकी करेंसी का। फिर अगर आप एक्सपोर्ट स्टॉप कर दोगे तो आपकी करेंसी का डिमांड एंड सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से करेंसी वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? तो डीवैल्यूएशन क्या है? खुद से डेलिबरेट एक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। व्हाई वी डू दैट? टू encourage the exports and discourage the imports, so that our BOP situation gets favorable. ठीक है, our current account transaction gets better। और ये जो भी है ना, ये IMF सजेस्ट करता है टाइम टू टाइम। नहीं, हमारा बैलेंस नहीं होता, हम डेफिसिट में रहते हैं। यस, ये कल मैंने आपको समझाया था। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? मैंने बोला था ना, ये ई मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस दिखा हुआ है, और ये EQ मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिखा हुआ है। तो अपने लिए और कुछ नहीं है, 87 पकड़ लो और ये क्वांटिटी पकड़ लो। डिमांड फॉर डॉलर, सप्लाई ऑफ डॉलर विल डिसाइड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, द प्राइस ऑफ डॉलर विल बी हियर, द क्वांटिटी विल बी हियर। ओके, क्या बोलते हैं अपन इसको? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, करेक्ट। एंड करेंसी डेप्रिसिएशन कैसे होगा? कल जैसे एग्जांपल दिया था, डिमांड सप्लाई कर्व था, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, ये ओरिजिनल प्राइस था, ये ओरिजिनल क्वांटिटी था, बराबर। इधर नहीं, इधर। अब डिमांड राइट कर्व शिफ्ट हो गया ड्यू टू एनी रीजन, जिससे डॉलर का डिमांड बढ़ गया, सप्लाई तो वहीं पर था, तो नया इक्विलिब्रियम E1 आ गया, नया प्राइस इधर आ गया जो कि पहले के प्राइस से ज़्यादा है, मे बी 87 का 90 हो गया, एंड यहाँ पर नया क्वांटिटी आ गया। तो इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे कि अप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो अप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, ये ओरिजिनल प्राइस था, ये ओरिजिनल क्वांटिटी था। अगर सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया तो नया इक्विलिब्रियम E1 हो जाएगा, नया प्राइस पहले से कम हो जाएगा, मे बी 87 का 85 हो गया, और आपका क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंडियन रूपी की बात कर रहे हैं, बराबर है। ये जो भी डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन बोला, दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी, दिस इज अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी। वॉट एवर हैपन्स विद इंडियन रूपी, ऑपोजिट हैपन्स विद डॉलर। सो दिस इज अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। होप यू अंडरस्टैंड? एग्जाम में बहुत केयरफुल रहने का, वो अप्रिसिएशन किसका पूछ रहे, डेप्रिसिएशन किसका पूछ रहे। ओके, हाँ एग्जाम्पल दिया तुमको बस। हाँ हाँ हाँ, 4 पॉसिबल डायग्राम होंगे, और उसमें कभी कभी इक्वल चेंज रह सकता है, जो अपन ने 16 डायग्राम ड्रॉ किए थे उसका पार्ट रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये प्लीज बंद कर दो यार, ये क्या उधर का डोर रहेगा तो वो भी बंद कर दो यार, इनको क्या बोले अभी। गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग है ना। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? जब हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट। अगर आप इंडिया में हो तो आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत है क्या? हो सकती है, क्योंकि आपने कुछ इंपोर्ट किया होगा, आपको डॉलर देने। आपने एक्सपोर्ट किया रहेगा, आपको डॉलर रिसीव होने वाले, और आप क्या करने वाले, उसे कन्वर्ट करने वाले इंडियन रूपी में, करेक्ट। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स इन सब केसेस में क्या होता है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत गिरती है। ओके, देखो क्या लिखा है, वाइड रीचिंग कलेक्शन ऑफ मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैंडल द एक्सचेंज, हैंडल क्या करती है लोग, एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज, इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर वो क्या रह सकते हैं, नॉर्मल मार्केट भी रह सकते हैं, या फिर वो इंस्टीट्यूशंस भी रह सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो या नॉर्मल मार्केट हो, इन सबको हम बुलाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे कि कैंप एरिया में गए रहेंगे आप कभी पुणे के, तो वहां पे आपको फॉरेन करेंसी डीलर्स मिलेंगे, तो ये नॉर्मल मार्केट है ये। बट HDFC बैंक ये इंस्टीट्यूशन है, और ये भी डील कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, राइट। Being an over-the-counter market, it is not physical place, rather it is electronically linked network bringing the buyers and sellers together.
एंड हैज ओनली वेरी नैरो स्प्रेड. स्प्रेड मतलब क्या? गैप बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग. तो आपने कभी सुना होगा 86.5 से बाइंग हो रहा है और 87 पे सेल हो रहा है. सपोज मैं डीलर हूँ, आप कस्टमर्स हो. अगर सपोज आपको डॉलर चाहिए तो मैं आपको 87 में दे रहा हूँ, आपसे पर डॉलर 187 रुपीज दे रहा हूँ. बट किसी के पास एक्स्ट्रा डॉलर है, वो यूएस से आया है या उसने एक्सपोर्ट किया था, उसको पैसा डॉलर में मिला है, तो वो मुझे डॉलर बेच रहा है, तो मैं तो डॉलर बाय कर रहा हूँ. तो मुझे तुम कोई अलग पर्सन ट्रीट मत करो, तुम मुझे ट्रेडर जैसे ट्रीट करो. मैं किस में ट्रेड कर रहा हूँ? फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर रहा हूँ. तो जब भी ट्रेडर बाय करता है क्या करता है? कम दाम में बाय करता है. सेल करता है तो ट्रेडर क्या करता है? ज्यादा दाम में बेचता है. तो बिल्कुल मेरा भी वैसे लॉजिक है. मैं 86.5 में बाय करूंगा, 87 में बेचूंगा. तो ये जो 50 पैसे पर डॉलर है, ये मेरा क्या है? मार्जिन है, जिसको ये लोग क्या बुला रहे हैं? स्प्रेड. एंड ये ओवर द काउंटर मार्केट नहीं होता है कि आप और मैं ऐसे डिसाइड करते हैं प्राइस क्या होने वाला है. इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड रहता है और वो डिमांड सप्लाई ऑफ पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है उसके हिसाब से फ्लक्चुएशन होता है. एवरीडे 12 बजे इंडिया में रेट आता है नया, राइट? तो अभी जैसे अभी रेट आने वाला है, तो अगर तुमको लग रहा है कि डॉलर बढ़ने वाला है तो अभी खरीद लो. समझे? नहीं नहीं, एक्सचेंज ऑफ करेंसी में ट्रेड करना इंडिया में अलाउड नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया, बट दुबई जैसे कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग लीगल है. बाइंग सेलिंग इन डॉलर, सेलिंग इन डॉलर वगैरह सब लीगल है. तो काफी इंडियंस वहां जाके ये सट्टा करते हैं. एक्सचेंज कितना देना है उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर वो पैन नंबर वगैरह देता है तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. क्यों? मैं बहुत करोड़पति आदमी हूँ भाई, क्यों मुझे कम खर्चा नहीं करना है, बहुत ज्यादा खर्चा करना है मुझे, तो मैं फॉरेक्स कार्ड लूंगा, करेंसी में कैरी करूंगा. हाँ, मुझे रिस्ट्रिक्शन किस पे? मैं कितना कैरी कर सकता हूँ मेरे साथ. मैं फॉरेक्स कार्ड कैरी करूंगा ना, उसमें तो कितना भी कैरी कर सकता हूँ मैं. कैश में कितना कैरी कर सकता हूँ खुद के साथ, उसको लिमिटेशन होते हैं. समझे? ऑन अकाउंट ऑफ आर्बिट्रेज. अभी आर्बिट्रेज क्या होता है? there are two words very similar to one another. One is called speculation, the other is called arbitrage. Speculation तो आप जानते ही हो, buying at low price, selling at high price in the same market is called as speculation. For example, मैंने गोल्ड खरीदा आज 93,000 में, 4 दिन बाद 97 में बेच दिया, 4,000 का गेन हुआ. स्पेकुलेशन गेन है ये. क्या ये? स्पेकुलेशन गेन. बट दोस्तों, अगर मैं गोल्ड इंडिया से खरीद रहा हूँ, सॉरी दुबई से खरीद रहा हूँ 87,000 में, और इंडिया में बेच रहा हूँ 93,000 में, तुरंत, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहां कम है और यहाँ ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज. बाइंग इन वन मार्केट विच इज ट्रेडिंग एट अ लोअर प्राइस, सेलिंग इन अनदर मार्केट विच इज एट अ हायर प्राइस. साइमल्टेनियसली इधर खरीदा उधर बेचा. इज इट रिस्की और श्योर शॉर्ट गेन? श्योर शॉर्ट गेन. बट फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज रिस्की, क्योंकि आज का 87,000, सॉरी आज कितना बोला था मैंने आपको? 93, 97 हो जाएगा. बट 97, 95 होगा, गारंटी है क्या? नहीं. 93 का 90 या 87 पे भी जा सकता है. सो तुम बोल रहे हो आज तुमने खरीदा, इसी मार्केट में तुम बढ़ने के बाद बेचने वाले हो, बट बढ़ना जरूरी नहीं है. बट सेकंड वाला एग्जांपल जो मैंने बोला कि दुबई में 87,000 में मिल रहा है और मुझे दिख रहा है कि इंडिया में 93,000 में बिक रहा है, तो मैं इधर से खरीदूंगा और उधर बेच दूंगा. क्या बोलते हैं इसको? आर्बिट्रेज. बाइंग एट लेस प्राइस इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट एट हायर प्राइस साइमल्टेनियसली, एंड श्योर शॉर्ट गेन होता है ये. तो इमेजिन करो कि अगर ऐसा हुआ तो सब लोग दुबई से गोल्ड खरीदेंगे, दुबई का रेट बढ़ेगा. सब लोग इंडिया में गोल्ड बेचेंगे, इंडिया का प्राइस घटेगा. तो जो इंडिया में 93 चल रहा है सपोज, यू और वो इधर दुबई में 87 चल रहा है, तो 87 धीरे धीरे बढ़कर 90 आएगा, 93 धीरे धीरे घटकर 90 आएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से बाइंग सेलिंग शुरू हो जाता है, और ये मार्केट तब तक नहीं रुकता आर्बिट्रेज प्रोसेस जब तक प्राइस सेम ना हो जाए. नहीं, वो जनरली एक जगह आके रुक जाती है, जहां पे गेन स्टॉप हो गया ना वहां पे पब्लिक भी स्टॉप हो जाती. इधर इमेजिन करो ना, 90,000 दुबई में, 90,000 इंडिया में, तो क्यों बाय करेंगे और क्यों सेल करेंगे? तो वैसी ही सेम चीज जैसे मैंने गोल्ड की बोली, वैसे करेंसी के साथ भी हो सकती है. अगर करेंसी मार्केट्स में मुझे दिख रहा है कि इंडियन मार्केट में डॉलर का प्राइस 87 है, बट यूएसए में इंडिया का प्राइस 1/87 नहीं है. समझा क्या? 1/87 अगर मैं करूं तो 0.112 पकड़ लो, 0.012,
इतना आता है। बट अगर मैं बोलूँ कि उधर का रेट है 1/90, तो 0.1111 है यूएसए का रेट इंडियन रुपी के लिए, और यहाँ का रेट कितना है 87 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई बढ़िया है, वहाँ पे रेट कितना है 1/90 है, यहाँ पे रेट कितना है 1/87 है, तो इंडिया से बाय करो, उधर बेचो। समझे कि नहीं? क्या ये श्योर शॉट गेन है? यस। उससे क्या होगा, इंडिया का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा और यूएस का रेट धीरे धीरे घटेगा। समझा क्या हुआ? डाउट है? तो यहाँ पे लिखा देखो, ऑन अकाउंट ऑफ आर्बिट्रेज रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लोकेशन एट एनी मोमेंट ऑल मार्केट टेंड टू हैव सेम एक्सचेंज रेट फॉर द गिवन करेंसी। किसकी वजह से ये पॉसिबल है? आर्बिट्रेज की वजह से। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम सबकी जगह प्राइस सेम रहता है, भले वो लंदन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, या कहाँ का भी मार्केट हो। इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन प्राइसेस जब आप देखते हो तो सब जगह सेम रहते हैं। क्यों सेम रहते हैं? ऑन अकाउंट ऑफ आर्बिट्रेज बोल रहे वो लोग, मतलब अगर सेम नहीं रहेंगे तो बाइंग सेलिंग उसको सेम करेगा। ओके। आर्बिट्रेज प्रोसेस रेफर्स टू, अंडरलाइन कर लो इसको, रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट बाय intelligently exploiting the price differences of asset at different dealing places। दो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्राइस चल रहा है, आप उसका फायदा उठा रहे हो। जहां कम मिल रहा है वहां से आप बाय कर रहे हो, जहां ज्यादा में बिक रहा है आप वहां बेच रहे हो। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज स्पॉट, द अदर इज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। मालूम है आपको ये? स्पॉट मतलब जो अभी अपन बात कर रहे थे, $1 इज इक्वल टू 87, ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस है मतलब क्या? अभी अभी खरीदो, तुरंत डील होगा आज, सेटल होगा आज, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। बट फ्यूचर्स या फॉरवर्ड में क्या होता है? डील होता है आज, सेटल होता है फ्यूचर में। करेक्ट? तो यहां पर बोला है स्पॉट मार्केट, करंट ट्रांजैक्शंस which are carried out in the spot market and exchange involves immediate delivery। इसमें क्या हुआ? अभी आपने रुपीस दिया, अभी आपने डॉलर दिया, इमीडिएट डिलीवरी। डील कब हुआ? आज। क्लोज कब हुआ? अभी। राइट? बट फॉरवर्ड या फ्यूचर्स मार्केट में ऐसा नहीं है। यहां पर बोला गया है होम करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल। ये 2 मिनट के लिए इग्नोर करो सेंटेंस, इस सेंटेंस को साइड में रख दो। कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल करेंसी फॉर फ्यूचर डिलीवरी विच आर कैरिड आउट इन द फॉरवर्ड मार्केट। Current transactions which are carried out in the spot market and contracts to buy or sell currency for future deliveries which are carried out in the futures या forward market। तो दोनों को एक्सप्लेन इस एक पैराग्राफ में किया है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहाँ कैरी होता है? अभी, स्पॉट मार्केट में, मगर फ्यूचर मार्केट सेटल होते हैं फ्यूचर्स में। अगर सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि मैं एक बैंक के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे करेंसी चाहिए अभी, मुझे यूएसए जाना है, मैं देता हूँ 1 लाख रुपया, करेंसी ले लेता हूँ डॉलर में, तो ये हो गया स्पॉट। बट अगर मैं इनको जाके बोलता हूँ कि मुझे आज से 1 महीने बाद 1 लाख रुपए देना है और करेंसी लेना है आपसे डॉलर, तो आज बताओ कि कितना रेट रहेगा? तो वो अभी के स्पॉट रेट नहीं बताते, वो दूसरा विंडो ओपन करते हैं मार्केट का जिसका नाम है फॉरवर्ड या फ्यूचर्स। वहां पर लोग डील कर रहे हैं आज, बट ट्रांजैक्शन सेटल होने वाले फ्यूचर में। वो मार्केट को देख के वो बताते कि आज से 1 महीने बाद डॉलर का क्या प्राइस दिख रहा है। सपोज आज से 1 महीने बाद डॉलर का प्राइस दिख रहा है 87.3, अभी का प्राइस है 87, तो आप बोल देते हो ठीक है कोई बात नहीं, डन कर दो, चलो लॉक कर दो ये रेट को। तो अब क्या करना है आपको? बस सीधा 1 महीने बाद आना है, 1 लाख रुपया देना है, 87.3 से रेट से ले जाना है। अगर उस दिन 88 हुआ तो भी आप 87.3 में ले जाओगे, अगर उस दिन 86 हुआ तो भी आप 87.3 में ले जाओगे। मतलब एग्रीड रेट विल बी द फाइनल रेट। समझा? इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड या फ्यूचर्स। आपके नॉलेज के लिए अगला पार्ट बताता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी लेटेस्ट में पिछले 4 सालों में, लेटेस्ट इंडिया मतलब आईसीआई के हिसाब से 4 साल होते, उन्होंने अपडेट तब तक नहीं किया है। तो लेटेस्ट में फॉरेन करेंसी ऑप्शंस भी आ चुके हैं, जो सीए फाइनल में आप पढ़ने वाले हो, एएफएम में, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। राइट? दैट टाइम आई विल आस्क यू, अभी याद रखोगे? सुनो, ऑप्शंस में एज द नेम सेज यू हैव एन ऑप्शन। आप जो अभी पूछ रहे थे वो इधर आपके पास सहूलियत है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो टू बाय 1 लाख रुपए के डॉलर एट 87.3, मार्केट रेट 1 महीने बाद 86 का हो गया, तो आप तो फेवरेबल आपके लिए क्या है?
86 है, तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट आप छोड़ सकते हो, इसको बोलते हैं लैप्सिंग ऑफ ऑप्शन। क्या बोलते हैं? लैप्सिंग ऑफ ऑप्शन। बट ये कॉन्ट्रैक्ट जब आपने बुक किया था महीने भर पहले, तब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने के लिए एक प्रीमियम अमाउंट भरा था, वो प्रीमियम अमाउंट आपका चला जाएगा। जैसे एक इंश्योरेंस है और कुछ नहीं है, फ्यूचर का क्या है, ये इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस जब हम भरते हैं और अगर हमको कुछ नहीं हुआ तो प्रीमियम तो वेस्ट हो गया, वैसे ही ये भी एक इंश्योरेंस है, आपने जो प्रीमियम भरा वो वेस्ट हो गया। सपोज एक महीने बाद रेट हो गया 89 या 90, आप तो ऑब्वियसली जो एग्री रेट था 87.3 उस पे जाओगे। इसको बोलते हैं एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन के साथ जाते हो, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, तब भी आपका प्रीमियम वेस्ट ही है। मतलब प्रीमियम इज अ संक कॉस्ट। मतलब मैं गाड़ी का इंश्योरेंस निकालू, इंश्योरेंस प्रीमियम भरकर, अब गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली मुझे प्रीमियम भरा है इसलिए पैसा मिलेगा, बट प्रीमियम भरा ये तो वेस्ट ही है ना। ये तो मतलब कोई मेरे को ऐसे नहीं होने वाला मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस होगा और प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अरे वाह आप जीत गए आपका प्रीमियम बैक, ऐसा नहीं होगा ना। प्रीमियम इज अ संक कॉस्ट अपनी भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, संक कॉस्ट। वो गया, अब उसका फ्यूचर बेनिफिट कुछ नहीं है। अब आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो या ना हो, आपको प्रीमियम तो दे चुके, भरना पड़ेगा नहीं, भर चुके। वैसे ही यहां पर भी ऑप्शंस में आपको एक बार प्रीमियम भरना है और उसके बाद आप उसको लैप्स करो या एक्सरसाइज करो, ये आपकी मर्जी। हाँ, ये सब सिक्योरिटीज मार्केट ही है पूरा। बस सिक्योरिटीज की जगह उन्होंने क्या डाल दिया, फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि जैसे सिक्योरिटी के प्राइसेस चेंज होते हैं, एक्सचेंज के भी प्राइस चेंज होते हैं। तो हर चीज जिसका डिमांड सप्लाई पे प्राइस चेंज हो रहा है, उसका फ्यूचर्स ऑप्शंस सब कुछ बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने ऑफ लेट इसको बनाया सिक्योरिटीज के बाद। आज बड़ी बड़ी कंपनी सोचो ना, कितने एक्सपोर्ट्स होते हैं, कितने वॉल्यूम में एक्सपोर्ट होते हैं। आप जब फाइनेंस मैनेजर बनोगे कंपनी के सीए बनने के बाद, ऑब्वियसली आपको ये करना पड़ेगा। आप ये सपोज आप एक कंपनी हो जिसका एक्सपोर्ट्स हो रहा है और अगले 3 महीने में आपको 6 कंट्रीज से अलग अलग अमाउंट मिल रहा है। जापानीज येन मिलने वाले हैं, राइट, सिंगापुर डॉलर मिलने वाला है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलने वाला है और यूएस डॉलर मिलने वाला है। कहीं से 10 लाख, कहीं से 5 लाख, कहीं से 2 लाख, कहीं से 10 लाख। तो ये सब रिसीवेबल है सपोज, और आपको न्यूजीलैंड में पेमेंट करना है, राइट, या चाइनीज यान में पेमेंट करना है। तो अब ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपने वहां से इंपोर्ट किया इसलिए वहां पे कर रहे हो, और यहाँ सब जगह एक्सपोर्ट किया इसलिए यहाँ से रिसीव करना है। ये सब रेट्स करेंसी के चेंज होने वाले हैं कि सेम रहने वाले, चेंज होने वाले। इनके साथ डील आपने ऐसे की कि 5 कस्टमर आपको कोई 15 दिन बाद देगा, कोई महीने भर बाद देगा, कोई 1.5 महीने बाद देगा, कोई 2 महीने बाद देगा, और वहां आपको 3 महीने बाद देना है। एग्जाम्पल, अब आप बोलो, आप ऐसा बोलोगे कि राम भरोसे रेट से भगवान सब अच्छा कर देना? नहीं। इमेजिन करो वहां इंपोर्ट जहां से किया है, वहां की चाइनीज करेंसी अगर अप्रिशिएट हो गई और यहाँ की सब करेंसीज आपकी डेप्रिशिएट हो गई, आपकी तो वाटी लग जाएगी। आप वहां ज्यादा दोगे और यहां से कम रिसीव करोगे, क्योंकि यहां से जो जो करेंसी आएगी आप इंडियन रुपी में जब कन्वर्ट करोगे आपकी करेंसी की वैल्यू बड़ी रहेगी, इसलिए इंडियन करेंसी आपको कम मिलेगी। बट जब आप चाइना में पेमेंट करोगे तो आप चाइनीज करेंसी की वैल्यू बढ़ी हुई है तो आपको ज्यादा इंडियन रुपी में चाइनीज करेंसी मिलेगी, आपकी कंपनी रातों रात बंद। इस रिस्क को बचाने के लिए एज अ फाइनेंस मैनेजर तुम्हें हेजिंग करना पड़ता है। हेजिंग मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क करना पड़ता है, मतलब ही ये मार्केट में एंटर करना पड़ता है, फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस, और यहां जाके प्रीमियम भर के खुद के ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करना पड़ता है। समझे? प्राइमरी पर्पस इन मार्केट का ये था। सेकेंडरी पर्पस हो गया स्पेकुलेशन, कि चलो अभी हो ही रहा है ये, तो इसमें बाय सेल अलाउ कर दो ट्रेडिंग के लिए। इंडिया में वो करेंसी एक्सचेंज स्पेकुलेशन के लिए अलाउड नहीं है, बट जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये तो मार्केट बहुत ही जबरदस्त है, इसमें मैं कमा सकता हूँ, वो दुबई जाके ट्रेड करते, दुबई में रह के ट्रेड करते। दुबई में ये सब लीगल है, कुछ टाइम बाद इंडिया में भी हो जाएगा। जंगली रम्मी इलीगल हो गया तो फिर क्या है, ड्रीम इलेवन, जंगली रम्मी, कुछ भी है ना, वो तो पूरा बेटिंग ही है। तो अगर उधर बेटिंग अलाउड है तो इधर क्यों नहीं अलाउड है? फिर गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है बेटिंग से, तो गवर्नमेंट सब जगह अलाउ करता है। डन। फॉरेन कैपिटल में फ्लो इनटू इंडियन इकोनॉमी इन डिफरेंट वेज। अब यहां से एक्चुअली आपका लास्ट यूनिट शुरू हो रहा है। कौन सा है लास्ट यूनिट आपका? एफडीआई एफपीआई वाला। ओके। फॉरेन कैपिटल में फ्लो इनटू इंडियन इकोनॉमी in different ways such as foreign aid, grants, borrowings, deposits,
फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस, इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ FPI या तो FDI। तो फॉरेन से इंडिया में कैपिटल अलग 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 माध्यम से, मीडियम से आ सकता है। पहला आएगा फॉरेन एड, मतलब अपनी भाषा में भीख। दूसरा ग्रांट, मदद। तीसरा बोरिंग, राइट, लेंडिंग, उधार से लिया। देन नॉन रेजिडेंट इंडियन बाहर है, उनको बोला कि डिपॉजिट दे दो, हम लोग आपको रिटर्न कर देंगे विथ इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। एंड चौथा है FPI, पांचवा है सॉरी सिक्स्थ है FDI। FPI और FDI क्या होता है? नहीं नहीं, लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा मैं आपको, डिफरेंस। ऑलमोस्ट करेक्ट है, एक वर्ड तुम मिस कर गए बस। उसने जो बोला वो ज्यादा करेक्ट है, सुनो अच्छे से। अगर तुम फॉरेन की कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, तुमने मेरे इंडिया में आके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो वो FPI रहेगा। बट उसके लिए एक कंडीशन थी कि कोई भी एक कंपनी में तुमने 10% या उससे ज्यादा शेयर नहीं लेने चाहिए, फिर वो FPI बोलेगा। अगर 10 या 10 से ज्यादा हो जाता है तो FDI हो जाता है वो। अंडरस्टूड? और अगर तुम फॉरेन की कंपनी या इंडिविजुअल हो, तुम इंडिया में आके कोई बिजनेस सेट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस में स्टेक खरीद रहे हो 10% से ज्यादा या 10%, तो उसको बोलते हैं FDI। क्योंकि 10% या उससे ज्यादा अगर तुम खरीद रहे हो तो तुम्हारा यू कैन से सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, तुम्हें कंट्रोलिंग राइट्स चाहिए, कंपनी के ओनरशिप में इंटरेस्ट है, ऐसा दिखता है। ये जो FII DI नाम सुना ना आपने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये और कुछ नहीं, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं। तो फॉरेन के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और वो टेम्परली मार्केट में इन्वेस्ट करके मार्केट को बढ़ाते हैं और फिर बाद में निकल जाते हैं। जैसे अभी इंडिया में पोस्ट कोविड आप देख सकते हो, मार्केट बहुत बड़ा 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 बड़ा, और फिर सितंबर 24 में मार्केट गिरा, तब से वो ऑलमोस्ट गिर ही रहा है। आज भी मार्केट गिरा, कल और परसों बढ़ा था, आज गिर रहा है। तो ये जो गिरना होता है ना, ये एक्चुअली FII होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं? खुद का प्रॉफिट बुक करते हैं। इनका काम ही होता है पंप करो, प्राइस बढ़ाओ, और डंप करो, प्राइस घटाओ। जब ये प्राइस बढ़ाते, एग्जिट करते, दूसरे मार्केट में जाते, वहां का प्राइस बढ़ाते, वहां से एग्जिट करते, पहले मार्केट में घुसते, राइट। एंड दिस वे दे कंटिन्यूअसली अर्न मनी। तो जब टेम्पररी पर्पस के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट टू अर्न प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट, इट इज कॉल्ड FPI। बट इफ यू वांट टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी, एम्प्लॉयमेंट, 10% या उससे ज्यादा स्टेक कंपनी का बाय कर रहे हो, तो ये सब आ जाता है FDI में। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बेटर फॉर आवर इकोनॉमी? ऑफ कोर्स FDI, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, GDP बढ़ता है, सब कुछ। इनफैक्ट FPI से तो अपना मार्केट सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए बढ़ेगा, वापस गिरेगा, राइट। लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, FDI, FPI। FDI में दो टाइप होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट और एक अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब यू डोंट रिक्वायर एनी परमिशन फ्रॉम एनीबडी, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट। नहीं नहीं, FDI के अंदर वो टाइप है, ओके। और यहाँ पर ऐसे सेक्टर्स आते हैं जिसमें कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट का, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि न्यूक्लियर पावर। इसमें तुमको क्यों घुसने देंगे ना हम लोग? अगर तुम फॉरेन कंट्री की कंपनी हो और मैं इंडियन हूँ, मेरी इंडिया है सपोज मेरी कंट्री, तो मैं आपको यहाँ पर एंट्री दूंगा ही नहीं ना, फॉर माई यू कैन से कोर बिजनेसेस। और जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है मेरे, उनके लिए मैं आपको बोलूंगा मेरे को परमिशन लो और फिर आओ। मैं कौन? या तो इंडियन गवर्नमेंट, या तो RBI, या तो दोनों। तो परमिशन किसकी लगती है, अप्रूवल किसका लगता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो RBI, या तो दोनों। लिखो उधर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI, RBI। एक का भी लग सकता है, दोनों का भी लग सकता है, समझे?
बट एफपीआई में कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि आप टेम्पररी पीरियड के लिए इन्वेस्ट करके निकल रहे हो। और ऑटोमेटिक रूट में कोई आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था ऐसा कुछ। और वो जो जहाँ पे आप एंटर कर रहे थे वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है इंडिया के लिए, जैसे कोई भी हो सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि कुछ सेक्टर्स हम लोग चाहते हमारी कंट्रोल में रहे, बट कुछ सेक्टर जहाँ पे जरूरत ही नहीं है वहां पे हम अननेसेसरली आपको हैरेस नहीं करेंगे, आपको ऑटोमेटिक रूट से एंटर करना अलाउड है। Foreign direct investment is defined as the process whereby resident of one country, that is home country, acquires the ownership of an asset of another country, host country. जिस कंट्री में तुम इन्वेस्ट करते हो उसे होस्ट बोलते हो, जो कंट्री से तुम बिलोंग करते हो उसे होम बोलते हैं। तो होम कंट्री वाला पर्सन क्या कर रहा है, होस्ट कंट्री में कुछ ओनरशिप एक्वायर कर रहा है एसेट की, सच एज मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स ओनरशिप, सच अ मूवमेंट इन्वॉल्व्स ओनरशिप, कंट्रोल एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ एसेट इन द होस्ट कंट्री। एफडीआई से क्या होता है, जो इन्वेस्ट करता है उससे कंट्रोल मिलता है, उसकी ओनरशिप बन जाती है और उसका मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। बराबर है क्या? तो एफडीआई ये होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर रियल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज, एसेट्स, लैंड, इन्वेंट्री, ये सब चीजें बिजनेस में रियल में इन्वेस्ट होता है। एंड हैव थ्री कंपोनेंट्स, कितने? तीन। या तो इक्विटी परचेस कर रहे हो आप, इक्विटी कैपिटल, या तो री इन्वेस्टेड अर्निंग कर रहे हो आप, मतलब रिटेन अर्निंग री इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आप अदर डायरेक्ट कैपिटल दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरी और तुम्हारी कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है, सपोज मेरी कंपनी में आप होल्ड करते हो, तो आप होल्डिंग बन गया, मैं सब्सिडरी। अगर आपने मुझे 10,000 रुपए का भी लोन दिया तो उसे एफडीआई बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एफडीआई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप मेरी होल्डिंग कंपनी थे, आपने मेरे पास और पैसा दिया। जेपा कुछ? सपोज आप फॉरेन में हो, आप होल्डिंग कंपनी नहीं हो, आप फॉरेन कंपनी हो, मैं इंडियन कंपनी, आपने मेरी कंपनी को लोन दिया 10 लाख रुपए का, वो भी एफडीआई नहीं है। नहीं है, 10 लाख रुपए का रहने के बावजूद भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोन है, इक्विटी स्टेक मेरे पास नहीं था, मतलब आपके पास मेरा इक्विटी स्टेक नहीं था। आप होल्डिंग हो, मैं सब्सिडरी हूं, आपने मुझे पैसा दिया तो ही वो एफडीआई रहेगा, फिर वो पैसा कितना भी कम रहने दो। एसोसिएट इज व्हाट? इंटर कंपनी लोन। We are not talking about that original equity stake, we are talking about this extra loan amount. This extra loan amount will also be considered as FDI, ऐसा बोल रहे हैं अपन, समझे? तो अगर आप होल्डिंग में सब्सिडरी, आपने मुझे लोन दिया तो वो एफडीआई रहेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी एफडीआई कहलाएगा। जो ओरिजिनल इक्विटी था वो तो एफडीआई था ही, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लोन भी एफडीआई कहलाएगा। बट अगर सपोज आप नॉर्मली मुझे लोन दे रहे हो तो उसे एफडीआई नहीं बोलते। एफडीआई अलग अलग टाइप में हो सकता है, एफडीआई में भी कैटेगराइज्ड एज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या तो कॉन्ग्लोमरेट। फॉर एग्जांपल, आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और मैं टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल। बराबर है? आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो फोर्ड, और मैं इंडिया का मारुति कंपनी हूँ, आपने मेरे अंदर स्टेक खरीदा, इसको बुलाएंगे हॉरिजॉन्टल। आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और मैं परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, कोई संबंध नहीं है। बॉडी डिओड्रेंट्स बनाता हूँ मैं, कंप्यूटर्स बनाता हूँ मैं, और उसमें आपने स्टेक खरीदा, इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मतलब डाइवर्सिफाइड, नॉट रिलेटेड। समझे? लिख दो। हॉरिजॉन्टल के एग्जांपल में आप लिख सकते हो कार एंड टायर। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टायर वाले को लिया, या तो टायर वाले ने कार को लिया, मतलब इनपुट आउटपुट, बस ऐसा समझ लो। कार बैटरी भी हो सकता है, ठीक है। वर्टिकल में आएगा, सॉरी, वर्टिकल का एग्जांपल था रे वो, वर्टिकल का एग्जांपल था कार एंड टायर, आई एम सॉरी। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल क्या आएगा? सेम बिजनेस, तो आप लिख सकते हो
फोर्ड एंड टाटा, फोर्ड एंड टाटा, टाटा इंडियन कंपनी है, कार बनाती है। टाटा भी मत बोलो, टाटा मोटर्स बोलो। फोर्ड कार बनाती है, टाटा मोटर्स भी कार बनाती है। अगर फोर्ड ने टाटा मोटर्स में शेयर्स खरीदे तो इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। और अगर कार मैन्युफैक्चरिंग ने टायर मैन्युफैक्चरिंग या टायर मैन्युफैक्चरिंग वाले ने कार में इन्वेस्ट किया, इसको बोलेंगे वर्टिकल। कॉन्ग्लोमरेट मतलब नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड बिजनेस। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग वाले ने फाइनेंस वाले को खरीदा, या सॉफ्टवेयर वाले को खरीदा, या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग वाले को खरीदा, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमरेट। मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है। देखो, टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला, ये सब इंडिया के बड़े, अदानी, इंडिया के बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज है ये। इनके अंदर इसलिए तो मैंने टाटा लिखने के बाद में मोटर्स लिखा ना, क्योंकि टाटा तो टाटा फाइनेंस भी आता है, टाटा कैपिटल, टाटा सॉल्ट भी आता है, टाटा स्टील भी आता है। तो टाटा ने क्या किया, खुद का बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफाई कर, कॉन्ग्लोमरेट मतलब अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर दिया। बिरला जो है वो वोडाफोन आइडिया, तो आइडिया उनका है। तो बिरला ग्रुप है, उनका टेक्सटाइल बिजनेस है। बिरला ग्रुप उनका वही तो टेक्सटाइल में है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक है, सब कुछ है ना। तो बिरलास भी तो बहुत कम, बहुत सारे बिजनेसेस में है, तो कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं उनको। रिलायंस चप्पल से लेके ज्वेलरी तक है, हर जगह है। तो ये सब क्या होते हैं? कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज होते हैं, ये वेल डाइवर्सिफाइड कंपनीज है। आप कुछ बोल रहे थे? हम्म। अब एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इज अ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल विथ स्टेक इन द फर्म बिलो 10%, या इसलिए बोला मैंने 10 या 10 अबाव आर एफडीआई, बराबर। एंड डज नॉट इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोविजन फॉर सर्विसेज, ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ एसेट ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर को ये सब में घंटा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। सीधा वो क्या करना चाहते हैं? बुल रन में एंटर करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, बुल रन और लाएंगे, और प्राइस बढ़ने के बाद बेच के निकल जाएंगे, बेरिश फेज आ जाएगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कौन रिलायंस क्या क्या, नो डाउट वो एनालिसिस करते हैं, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं, बट वो आपकी कंपनी में 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, ऐसे इंटेंशन से इन्वेस्ट नहीं करते। 2-5 महीने, साल भर, 2 साल बहुत हो गया, शॉर्ट टर्म। यूज, यूज मतलब ये मार्केट की भाषा में अगर बोलूँ तो एफडीआई, मार्केट के एफआईएस वाले जो होते हैं मार्केट के राजा होते हैं, राजा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, अभी हाँ, इनके पास बहुत पैसा है रे। आज अभी मार्केट वापस ऊपर बढ़ गया 200 पॉइंट से। तो सुनो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट से, अदानी पोर्ट्स अभी चल रहा है सपोज 1248 पे। तो ये लोग जब पैसा डालते हैं ना, तो ये लोग इतने बल्क वॉल्यूम में इतने शेयर्स खरीदते कि जैसे ही इन्होंने डील डाली, तो ये 1248 के नीचे वाला डील नहीं डालते। जैसे एक आधा ट्रेडर है नॉर्मल, वो 1248.5 चल रहा है तो 1248 डाल देगा, कोई बोलेगा 1247 पे डाल दे, कोई बोलेगा 1245 पे डाल दे। ये बोलेंगे एट मार्केट प्राइस, बाय 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 बाय, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, ऐसे शेयर्स वॉल्यूम में बाय करते हो। थार्ड कर से डिमांड साइड फुल बढ़ता है, और सप्लाई साइड कोई है ही नहीं ना। ये इंडिविजुअल रिटेलर अपने जैसे पागल लोग उनको बेचते, और वो दब 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 सिर्फ खरीदते रहते और होल्ड करते, और टाइम बाद और हवा करने के लिए और खरीदते, प्राइस बढ़ते, फिर अपन खरीदते, फिर वो और खरीदते, फिर अपन खरीदते, फिर वो बेचते, फिर तब अपना रहता है 1350 का बाइंग। और फिर अपन बोलते हैं अरे यार, अदानी पोर्ट्स 1350 में बाई किया था, आएगा क्या उधर? ऐसा है, मार्केट में रिटेलर्स की औकात कुछ भी नहीं है। भले ही 10 लाख डीमैट अकाउंट खुल गए, 10 करोड़, बट डीमैट अकाउंट होल्डर्स के पास पैसा कितना है, और उनके पास पैसा कितना है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एफ आई एस, आई एम टॉकिंग ऑल्सो अबाउट DIS। कभी कभी ऐसा होता है जैसे बीच में मार्केट गिर रहा था, वापस संभल रहा था, बिकॉज FIS बेच रहे थे और DIS खरीद रहे थे।
क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि सी इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस वाले के पास भी तो महीने के 15-17 करोड़ 1000 करोड़ रुपए आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी। तो उनको भी तो एवरी मंथ इन्वेस्ट करना है, उनको भी तो एवरी डे इन्वेस्ट करना है। तो जब ये एफआईएस वाले सेल करते तो डीआईएस वाले बाय भी कर सकते हैं। अगर दोनों का ओपिनियन है कि मार्केट गिरेगा तो ये भी सेल करते वो भी सेल करते, मार्केट फिर तो ब्लड बाथ में जाता है, लोअर सर्किट। समझा? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया के म्यूचुअल फंड हाउसेस, टाटा कैपिटल वगैरह ऐसा। विच दीज आर मतलब कौन जो इन्वेस्ट करेंगे? अगर वो फॉरेन कंपनी से तो एफआईएस बोलते हैं, अगर डोमेस्टिक कंपनी से तो डीआईएस बोलते हैं। दोनों के पास दबा के पैसा रहता है। सिलेक्टिव पीपल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड हाउसेस है। वेरी सिलेक्टिव नहीं रहे आजकल, बहुत लोगों के पास, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस है ना, अभी कम थोड़ा ना रहे। और हर कोई पहले क्या होता था, मेरे पापा एफडी में बिलीव करते थे, मैं म्यूचुअल फंड में बिलीव करता हूँ, और तुम भी बिलीव करोगे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो वैसे पैराडाइम शिफ्ट होता है ना, शिफ्ट इन थॉट। और अगर थॉट प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा भी तो ज्यादा जा रहा है। दैट इज द मेन रीजन एक्चुअली। समझे? चलिए, क्या बोले यहाँ पे अपन ने? एफपीआई इज द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल विद स्टेक बिलो 10% एंड डज नॉट इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं उनको, ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ एसेट, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब टर्म्स कहाँ आते? एफडीआई में आते, एफपीआई में नहीं आते। ओके? क्या कोई भी सेक्टर में एफडीआई अलाउड है? नहीं ना। कुछ सेक्टर्स में एफडीआई 100% अलाउड है, किसी में 74% अलाउड है, किसी में 49% अलाउड है, किसी में 26% अलाउड है, किसी में 0% है। मतलब एफडीआई अलाउड ही नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। ठीक है? तो हम पहले देखेंगे रीजंस फॉर एफडीआई। नंबर 1 रीजन है प्रॉफिट कमाना। नंबर 2 रीजन है हायर रिटर्न्स कमाना, क्योंकि डोमेस्टिक उनके मार्केट में कम रिटर्न मिल रहे हैं बट यहाँ के मार्केट में ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे जापान है, जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% भी नहीं है, तो वहां से अगर तुम बोरो कर रहे हो और पैसा भर भर के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडियन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नो डाउट हमको यहाँ पर रिटर्न मिलते हैं 12, 13, 15%। वहां से पैसा उठाया तुमने हार्डली 1% से, तो ऑब्वियसली गेन है ना। देन पॉसिबल इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, अगर आप पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितने लार्ज स्केल ऑपरेशन रहेंगे आपके, क्योंकि इंडिया जैसे आज एप्पल है, इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया के बाहर यूएस में भी इन्वेस्टमेंट है, तो होम कंट्री तो उनका यूएस है, इंडिया बन गया होस्ट कंट्री। समझे कि नहीं? तो इससे क्या हो गया, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, क्योंकि एक आधा पार्ट उनका ताइवान से आता होगा, तो वो ताइवान से जो पार्ट प्रोक्योर कर रहे हैं वो यूएस मार्केट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके लिए भी कर रहे हैं, और इंडियन मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके लिए भी कर रहे हैं। तो उनका पर यूनिट कॉस्ट कितना कम हो रहा होगा। देन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जब आप एक जगह इन्वेस्टमेंट यहाँ भी रखे हो वहां भी रखे हो तो डाइवर्सिफाइड रिस्क है, एक मार्केट में रिसेशन है दूसरे मार्केट में नहीं है, तो उसका फायदा होगा आपको। रिटेंशन ऑफ ट्रेड पेटेंट्स, अगर आपके ट्रेड कुछ पेटेंट्स है तो आप उस कंट्री में भी यूज कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, आपके एक ही पेटेंट का दोनों जगह फायदा मिल सकता है आपको। कैप्चर द इमर्जिंग मार्केट, हर इमर्जिंग मार्केट में अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां के मार्केट को आप कैप्चर कर लोगे। जैसे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट। और आप आज की डेट में तो ऐसा है कि जितना यूएस में नहीं बिकता उससे ज्यादा इंडिया में बिकता है। तो उन्होंने कैसे सैमसंग को रिप्लेस कर दिया, और सैमसंग ने कैसे नोकिया को रिप्लेस किया था। ये फेज रहता है और कुछ नहीं। लोएस्ट होस्ट कंट्री एनवायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड, हम एफडीआई क्यों करते हैं, क्योंकि होस्ट कंट्री के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड लेबर स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। ये परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया के लिए। हु केयर ना, हमारे लोगों को कैसे भी रखो और कैसे भी कंडीशन से हमारे क्या बोलते हैं एनवायरमेंट को डैमेज करो। हेल्थ मतलब एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड भी कम है और लेबर स्टैंडर्ड भी कम है, तो इनको और क्या चाहिए ना। ये लोग बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, आप होस्ट कंट्री, आप हमको होस्ट कर रहे हो तो हम आ रहे हैं तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। कभी कभी ये अपने को इतना ज्यादा डिपेंडेंसी बना देते खुद पे कि ये लोग अपने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को पहले अपने पॉलिसी के हिसाब से कम करवाते फिर एंटर करते। नहीं, अपनी देश में उनकी जरूरत है, तो जैसे अपना एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा, उनका तो और ही भी हाई है, वो बोलते तुम्हारा इतना हाई क्यों है,
तुम्हारा कम करो तभी हम एंटर करेंगे, अदरवाइज हम एंटर नहीं करेंगे। आप बोलोगे ठीक है मत करो, तो उससे आपका ही नुकसान है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा ना। तो आप बोलते हो ठीक है भाई हम तो गरीब देश है, हम क्या करें फिर आपके लिए। तो ये बोलते हैं तुम्हारा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड का पॉलिसी चेंज करो। अगर तुम ये एनवायरमेंटल पॉलिसी इधर से नीचे इधर लेकर आओगे तो हम एंटर करेंगे। नाउ इनडायरेक्टली दे आर रूलिंग अस, ऐसा होता है। दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। समझा? बाईपासिंग नॉन टेरिफ एंड टेरिफ बैरियर्स, इससे सबसे जबरदस्त चीज क्या होती है मालूम है? ये जो पिछले यूनिट में पढ़ा था अपने, टेरिफ, नॉन टेरिफ, उसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सब चीजें बाईपास हो गई ना। क्यों बाईपास हुई सर? क्योंकि गुड्स इंडिया के अंदर आए ही नहीं, इंडिया में बने। तो वो कस्टम टेरिटरी को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? इंडिया में बने और बिके भी इंडिया में। तो ना उन पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, ना टेरिफ, ना नॉन टेक्निकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर कुछ भी बैरियर नहीं है। समझे? एंड लास्टली कॉस्ट इफेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड इनपुट, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स। तो आज जैसे दुबई है, हमको बोल रहा है आओ इन्वेस्ट करो, कोई टैक्स नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने लगा दिया वैट 5%, राइट? जबकि 50-50 साल की ट्रीटी साइन की थी, मतलब एग्रीमेंट साइन किए थे कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लगा दिया टैक्स। जिसको जाना है चले जाओ, हम टैक्स लेने वाले हैं 5%। अब कहाँ से कोई जाने वाला है? बिजनेस तो सेट कर दिया, 10-10 20-20 साल से उधर बिजनेस कर रहे हैं, वो बोलेंगे ठीक है जाने दो, 5% जा रहा है। फ्यूचर में उसको धीरे धीरे वो 10 करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये सब डिपेंडेंसी होती है। एंड आप इनिशियली वहां क्यों जाते हो? बिकॉज ऑफ द लास्ट रीजन। आप इनिशियली वहां इसलिए जाते हो बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव रहता है वहां जाना, और टैक्स वैक्स के बेनिफिट मिलते हैं आपको, ये देख के आप वहां जाते हो। एफडीआई क्यों होता है उसके वेरियस रीजन से ये। समझा? देन कमिंग टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस थ्रू व्हाट? एफडीआई किसके किसके थ्रू होता है? ओपनिंग ऑफ सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। आगे एसोसिएट कंपनी आपका नॉट नेसेसरली सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी भी इंक्लूडेड है, वो भी एफडीआई है। देन इक्विटी इंजेक्शन, बट इक्विटी इन्वेस्ट इंजेक्शन कितना? 10% और मोर, लिख दो उधर। इक्विटी इंजेक्शन 10% और मोर, तो वो एफडीआई कंसिडर होगा। ये ऊपर हेडिंग एफडीआई का, ये एफडीआई किसकी वजह से होता है? सब्सिडरी कंपनी खोलने से होता है, एसोसिएट कंपनी खोलने से होता है, इक्विटी इंजेक्शन 10% या उससे ज्यादा करने से होता है। फिर एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो भैया 51% का होता है ना, तो वो तो होना ही वाला है ना, वो तो 10 के ऊपर ही है। फिर उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो उसको भी एफडीआई कंसिडर करते। जॉइंट वेंचर अगर आपने खोला, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया, तो उसको एफडीआई बोलते हैं। जॉइंट वेंचर तो आपको पता ही होगा। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये देखो यहां से ग्रीनफील्ड कट कर दो, क्योंकि नीचे अलग से लिख दिया है मैंने। ग्रीनफील्ड हो या ब्राउनफील्ड हो, दोनों भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई में कंसिडर होते हैं। व्हाट इज ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट? जब, हाँ बोलो। नहीं नहीं, करेक्ट। तो ग्रीन फील्ड में क्या होता है? बाहर की कंपनी आपके देश में नया फैक्ट्री डाल रहा है, नया सेटअप कर रहा है, उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। बाहर का कंपनी अगर आपके देश की एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रहा है, तो उसे ब्राउन फील्ड बोलते हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट भी एफडीआई में कंसिडर होते हैं। अंडरस्टूड? ग्रीन फील्ड हो या ब्राउन फील्ड हो, ये सब एफडीआई है। जॉइंट वेंचर खोलना, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, मर्जर्स एक्विजिशंस करना, कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करना, इक्विटी 10% या उससे ज्यादा खरीदना, सब्सिडरी कंपनी खोलना या एसोसिएट कंपनी खोलना, ये सब के सब क्या बन गए? एफडीआई। और इसमें एक पॉइंट अपन ने कवर नहीं किया, वो यहां पे अलग से लिख सकते हैं आप। लोन टू सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, लोन टू सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, ये भी एफडीआई। इंडिया की एफडीआई की क्या पोजीशन है? Mostly the post reform phenomena is a major source of non debt financial resource for economic development। मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है तो हमें कौन सी फंडिंग लानी जरूरी होती है? नॉन डेट फंडिंग। मतलब ऐसी फंडिंग जो इंडिया में सालों साल टिके रहे। डेट फंडिंग में क्या होता है? रिटर्न करना होता है, वो भी विथ इंटरेस्ट करना होता है। समझे कि नहीं? तो लाते वक्त जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा गम होता है देते वक्त। समझे? तो ये बोलते हैं एफडीआई इन इंडिया
मोस्टली पोस्ट रिफॉर्म फिनोमेना ऐसा है कि हमारे नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत काम में आते हैं. गवर्नमेंट हैज डिफरेंट स्टेजेस has at different stages liberalized the FDI by increasing the sectoral caps. मैंने बोला ना आपको अपर लिमिट, कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर सकते. कुछ सेक्टर्स में जिनका लिमिट 26% था पलक, उसको हमने बना दिया 51 को बना दिया 74. तो इससे क्या कर रहे हैं हम, लिमिट्स को बढ़ा रहे, मतलब उस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे, क्योंकि उस सेक्टर में जितना फॉरेन सेक्टर का पैसा आएगा उतना उस सेक्टर का कंपटीशन बढ़ेगा, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस उतना अच्छा होगा, बायर्स का उतना फायदा होगा. जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर पहले 49% अलाउड था, बैंकिंग सेक्टर 49% अलाउड था, अभी 74 एंड 100% तक चला गया है. इफ्को, टोक्यो नाम सुना होगा आपने, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब बाहर की कंपनीज है. बैंकिंग कंपनीज भी HSBC वगैरह बाहर के. तो ऑब्वियसली ये सब बैंक्स बाहर के इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज सेक्टरल कैप्स हमने या तो बढ़ा दिए या तो फुल कर दिए. ब्रिंगिंग इन मोर एक्टिविटीज अंडर द ऑटोमेटिक रूट, उससे क्या होगा, ज्यादा एक्टिविटी अगर ऑटोमेटिक रूट से आएंगे तो लोग हैसल फ्री इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा ना. फिर देखो आगे लिखा है ईजिंग ऑफ कंडीशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अदरवाइज ये रूट से अप्रूवल रूट लो, ये करो, उसका अप्रूवल चाहिए, इसका परमिशन चाहिए, भाई वो बोलेगा रहने दो हम नहीं डाल रहे. इन्होंने हमको, अगर हम इनको बोल रहे कि आपको किसी का परमिशन नहीं लेना है, तो ये लोग बोलते ठीक है फिर हम आ रहे हैं. तो जितना रिजिड रहेगा और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना रेड टेपिज्म ज्यादा रहेगा, मतलब डीले ज्यादा होगा, समझे. और डीले जितना ज्यादा होगा कॉस्ट उतना बढ़ेगा. तो ये लोग चाहते हैं ऐसा कुछ भी पंगे में ना गिरे, तो इसलिए इंडिया ने धीरे धीरे क्या किया, पोस्ट रिफॉर्म ये सब चीजें की. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनी, अब ये आउटवर्ड एफडीआई की बात कर रहे हैं. अब तक किसकी बात कर रहे थे ये सब, इनवर्ड एफडीआई. अब ये किसकी बात कर रहे हैं, आउटवर्ड एफडीआई. व्हाट इज आउटवर्ड एफडीआई, इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग अब्रॉड. तो यहाँ पे बोला गया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज मेड पॉसिबल बाय प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ऑफ capital control and simplification of procedures for outbound investment from India have undergone a substantial changes in the form of size, in the form of geographical spread and in the form of sectoral composition. हम किन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते थे पहले, अब किस सेक्टर में कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे अब और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड कितना इन्वेस्ट कर सकते थे अब कितना कर रहे हैं. तो इन सब में चेंजेस बहुत फास्ट आए इन दिनों में. जैसे इंडिया ने वेलकमिंग एटीट्यूड रखा वैसे बाकी देशों ने भी रखा, क्योंकि उनको समझा कि जितना देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे बाहर के, उतना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ता है, समझे. लास्टली कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई. क्या बेनिफिट्स एफडीआई के, इंक्लूड्स पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ कंपटीशन सच एज कॉस्ट रिड्यूसिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाता है, क्वालिटी इंप्रूविंग इनोवेशंस आ जाते हैं. तो एक तो क्वालिटी बढ़ रही है और कॉस्ट कम हो रहा है. दूसरा हायर एफिशिएंसी आती है. तीसरा ह्यूज वैरायटी ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं एंड वो भी एट अ लोअर प्राइस. सिर्फ बेटर गुड्स नहीं, बेटर सर्विसेज भी आती है. देन वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ता है क्योंकि कम दाम में चीजें मिल रही है उनको. एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे आता है, क्योंकि एफडीआई करने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके देश में ही बन रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी आपके देश में ही आएगा. आउटपुट एंड इनकम रिलेटिवली हायर वेजेस, ज्यादा आउटपुट ज्यादा इनकम, रिलेटिवली वेजेस भी ज्यादा. रिलेटिवली मतलब किसके मुकाबले बात कर रहे हैं लोग, डोमेस्टिक के मुकाबले बात कर रहे हैं लोग. जब बाहर की कंपनी इंडिया में आती है तो ज्यादा वेजेस देती है, ज्यादा सैलरी देती है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है. इंडियन कंपनी वेजेस कम देती है, बराबर. तो हमारे एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से अच्छा है. बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, अगर आप एफडीआई कर देते हो तो आप जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां की कंट्री के मार्केट का एक्सेस तो आपको ही मिलेगा ना. फॉर एग्जाम्पल एप्पल में फोन अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब एप्पल को इंडिया के मार्केट का एक्सेस रेडी मिल गया, समझे कि नहीं. एंड लास्टली कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोलीज. जब आप फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करेगी तो डोमेस्टिक मोनोपोलीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनका मोनोपोली नहीं चलेगा फिर. एंड betterment of balance of payment position. Why there will be betterment of balance of payment position? Let's take example of simple iPhones. If they are getting manufactured in India, you are not importing them, and if you are less importing them, that means your foreign currency reserves are safeguarded. Jepa? Hmm?
हाँ, अब टू पॉइंट रिस्की है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी कि जब फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है तो वो पहले कंडीशंस डालती है, धीरे धीरे उनका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ जाता है कि आपकी देश उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया अगर सपोज कि ये पॉलिसी बदलो नहीं तो हम इंडिया से जा रहे हैं, तो अपने को बदलना पड़ेगा, तो वो वी बिकम पपेट्स, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। बट आईटी सेक्टर की खासियत क्या है कि इंडियन एम्प्लॉयज ज्यादा है आउटसाइड इंडिया एंड विद इन इंडिया ऑल्सो। फॉरेन के लोगों को इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता जितना इंडियंस को होता है। वी आर थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक मैन पावर इन द वर्ल्ड, तो अपन दिमाग वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है कंपेयर टू देम। पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ एफडीआई, जैसे एडवांटेजेस देखा वैसे डिसएडवांटेज भी होता है, अभी अपन बोल रहे हैं वो डिसएडवांटेजेस ही है। वैसे यहाँ पे लिखा है देखो, इंक्लूड यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स इन अ लेबर्स अबंडेंट कंट्री लाइक इंडिया। अगर तुम इंडिया जैसे कंट्री में ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप करोगे, एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिक प्लांट्स कभी भी लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन से compete नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, अपने कम इफेक्टिव होते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, कैपिटल इंटेंसिव से कम होता है। एफिशिएंसी कभी भी लेबर इंटेंसिव की कम रहेगी, कैपिटल इंटेंसिव की ज़्यादा रहेगी। बट कंट्री लाइक इंडिया शुड ऑब्वियसली गो फॉर लेबर इंटेंसिव, बिकॉज अगर अपन कैपिटल इंटेंसिव डाल देंगे तो अपने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो बाहर के देश के लोग अगर इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ अपने पास आते हैं, मतलब अपने जैसे कंट्री में वो लेबर की जगह कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, तो ऑब्वियसली अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड इज इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी, कितना डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे ना, जहां वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे वो डेवलप होते जाएगा, जहां वो नेग्लेक्ट करेंगे वहां पे लेस डेवलपमेंट होगा, तो रीजनल इम्बैलेंसमेंट भी अपने देश में बढ़ेगा। इफ दे आर इन्वेस्टिंग कंटिन्यूसली ओनली इन मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये कंट्रीज तो डेवलप्ड है, ये सिटीज तो डेवलप्ड है, तो ये और भी डेवलप बन जाएगी, और जो रूरल सेक्टर्स है वो और भी पुअर होते जाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट अगर वहां इन्वेस्ट करेंगे तो उनको मैन पावर कहाँ से मिलेगा? आज सॉफ्टवेयर कंपनी सब वर्ल्ड नोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी पुणे में है, तो ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी पुणे में है, हैदराबाद में है, बैंगलोर में है। आप बोलोगे कि लेट्स डू वन थिंग सर, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को रखो और अपनी डोमेस्टिक कंपनीज लाइक टीसीएस उनको छोटे रूरल एरियाज में भेजो, तो वहां पर कौन अवेलेबल रहेगा भाई? समझा? जाने बोलो ना, टीसीएस को जाता है क्या? नहीं भेजेगा वो, क्योंकि जितने इजीली यहाँ पे लेबर मिलेगा उसको, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां नहीं मिलेंगे, तो उनको ट्रेनिंग देने पड़ेगा, उनका कॉस्ट बढ़ेगा। सिंपल एग्जांपल प्रेस्टीज पॉइंट का लो, सिंपल एग्जांपल लो प्रेस्टीज पॉइंट का, सब सीए क्लासेस इधर क्यों है? क्योंकि इधर सीए क्लासेस है, सिंपल, बराबर है ना? फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगा। अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं काम करेंगे सर अपन कोथरूड में डालेंगे, नो डाउट कोथरूड में भी क्लास है, बट वो कितने कम चलते हैं और ये कितने ज्यादा चलते हैं, रीजन क्या है? इधर मार्केट है, तो कभी भी वहां जाने में हम लेस इंटरेस्टेड रहेंगे, यहाँ पे रहने में इंटरेस्टेड ज्यादा रहेंगे। अगर मेरा मोनोपोली है तो बात अलग है। अनस्किल्ड लेबर लगने वाली इंडस्ट्रीज ही बची नहीं अभी आजकल। अगर तुम लेटेस्ट ट्रेंड्स देखोगे तो तुमको दिखेगा पिछले 10-20 सालों में, स्पेसिफिकली 2000 के बाद, जहां से इंटरनेट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, डेवलप मतलब अनस्किल्ड लेबर लगते कम है और स्किल्ड लेबर ज़्यादा लगते हैं। अनस्किल्ड लेबर तो इंडिया में तुम कहाँ पर भी मांग लो वहां पे मिल जाएंगे, मगर स्किल्ड नहीं मिलते। हाँ, बहुत जगह, इसलिए तो बोल रही ये भी तो मशीन ही रिप्लेस करेगी ह्यूमंस को। क्राउडिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्राउडिंग आउट वर्ड याद है आपको? ये जनरली किसके रिलेशन में होता है? नहीं नहीं, किसके रिलेशन में होता है, किसके इन्वेस्टमेंट की वजह से क्राउडिंग आउट होता है? गवर्नमेंट के। और कौन सा सेक्टर क्राउड आउट होता है? प्राइवेट सेक्टर। वैसे ही फॉरेन सेक्टर से डोमेस्टिक सेक्टर क्राउड आउट हो जाएगा। अपने पास पैसा कितना है? 1000 करोड़, उनके पास कितना है? 50,000 करोड़। कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप? यहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनी 1000 करोड़ रहेगी तो वो बोलेगी बहुत है मेरे पास, वहां का एक सॉफ्टवेयर कंपनी आ जाएगा 25,000 करोड़ का, तो अपनी औकात निकल जाएगी, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स उनके सामने कुछ नहीं बचेंगे, फिर अपन बंद हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डाइवर्जन ऑफ कैपिटल रिजल्टिंग
इन डिस्टॉर्टेड पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो प्लानिंग से नहीं होता है, अपने देश के प्लानिंग से नहीं होता है, उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके प्रायोरिटी के हिसाब से, उसकी वजह से अपने देश का प्लानिंग पूरा खराब होता है। इंस्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट्स एंड डिस्क्रिमिनेट repatriation of profits. What is the meaning of repatriation of profit? करेक्ट। जब वो इन्वेस्ट कर रहे तब बहुत अच्छा लगता है, जब उनका प्रॉफिट वो ले जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो ये भी तो डिसएडवांटेज ही है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब होता है, एक्सचेंज रेट खराब होता है, एंड इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर वो प्रॉफिट का रिपैट्रिएशन ले जाएंगे तो वो भी खराब है। इसलिए इंडिया में कंडीशंस होती है कि एफडीआई करोगे तो तुम पूरा प्रॉफिट उधर नहीं ले जा सकते हो, तुम उसका कुछ एक पार्ट ले जा सकते हो बस। एंटी एथिकल मार्केट डिस्टॉर्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मार्केट को डिस्टॉर्ट करना मतलब क्या? डिस्टर्ब करना, वो भी किस तरीके से? एंटी एथिकल तरीके से। अनएथिकल मतलब क्या? जो गलत है उस तरीके से मार्केट को डिस्टर्ब करना। करेक्ट। उनके लेबर को अच्छे कंडीशंस देंगे, अपने लेबर को खराब देंगे, उनके लेबर को हाई ग्रेड काम देंगे, अपने लेबर को लो काम देंगे। ऑलरेडी इनइक्वालिटीज है और भी बढ़ती जाएगी, राइट। अपना मार्केट जो अच्छा चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑफशोरिंग और शिफ्टिंग ऑफ जॉब, नहीं नहीं, ये क्या करते हैं? एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में करते खुद के यूनिट्स का, यहाँ के बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को वहां का ऑफर देते। ब्रेन ड्रेन होता है, यहाँ से अच्छी दिमाग वाले लोग वहां चले जाते हैं, इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, ऑफशोरिंग बोलते हैं, यहाँ से वो वहां ले जा रहे हैं। समझे? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे, अपने खत्म हो जाएंगे। और ये लोगों को क्या फर्क करेगा? जहां खत्म हो गए वहां दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे लोग। वो तो ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में कम जाएंगे। अपन 21 तारीख को मिल रहे हैं ना तब। नेक्स्ट इज एक्सरसाइजिंग मोनोपोली पावर। ये आए थे, इनको इन्होंने एक एडवांटेज कैरी करके आए थे कि आपकी डोमेस्टिक मोनोपोली को ये हटाएंगे, बट डिसएडवांटेज देखो, ये खुद की मोनोपोली क्रिएट कर देंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि आपकी मोनोपोली को वो सिर्फ कम नहीं करेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, और फिर सिर्फ खुद ही बचेंगे अपनी इकोनॉमी में, और फिर धीरे धीरे अपनी पूरी इकोनॉमी उन पर डिपेंड हो जाएंगी, फिर वो मोनोपोली हुई। जैसे रिलायंस करता है वैसे बाकी कंपनीज जो फॉरेन से आएंगी वो भी तो करेगी ना। एंड डिक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, बिकॉज डोमेस्टिक कंपनी के पास उतने लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उतने लोगों के पैसे भी नहीं होते, तो वो कहाँ से अपने साथ कॉम्पीट कर पाएंगे ना, अगर अपन फॉरेन कंपनी है तो। पोटेंशियली जियोपर्डाइज द नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोपर्डाइज? प्रॉब्लम में ला लेना। अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, अपनी सॉवरेनिटी को ये लोग क्या कर देते? प्रॉब्लम में ला लेते हैं। अपने देश में ही अपनी नहीं चलेगी, उनकी चलेगी, बिकॉज पॉलिसीज वगैरह सब कुछ उनके हाथ में आए। एक फेज था इंडिया में जब अपने फॉरेन पॉलिसीज भी कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त, बहुत पुरानी बात है वो, इंदिरा गांधी के फेज के वक्त बाहर के कंट्रीज सेट करते थे कि देश में अपने क्या पॉलिसीज रहेगी। ताशकंद फाइल मूवी देखना कभी, आपको समझेगा, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, बट जस्ट टू गिव यू एग्जांपल कि कैसे एक देश जब बड़े बड़े लीडर्स अगर बिक जाए तो अपनी पॉलिसीज मेकिंग तो इनके हाथ में है, और ये लोग अगर बाहर के देश के हिसाब से खुद की पॉलिसीज बनाएंगे तो भले ही इनको पैसा मिलेगा मगर देश के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, बाहर की कंपनीज लूट के निकल जाएंगी अपने को। वर्सन कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉज इमरजेंस ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल मतलब दो इकोनॉमी रहेंगे, एक फॉरेन गुड्स की वाली, फॉरेन कंपनीज वाली, और एक डोमेस्टिक कंपनी वाली। और कौन सी इकोनॉमी जीतने वाली है? फॉरेन वाली, क्योंकि उनके पास पैसा, टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। डन। कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें एफडीआई अलाउड नहीं है? मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पहला लॉटरी बिजनेस, दूसरा गैम्बलिंग बिजनेस। ये दोनों भी क्यों अलाउड नहीं है? लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग बिजनेस में अलाउड नहीं है बिकॉज स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी है ये, इस नए गुड्स या सर्विसेज नहीं बन रही है। समझे? चिट फंड, निधि फंड,
ये दोनों नाम सुने आपने? ये बीशी कंपनी सुना होगा, बीशी सिस्टम। तो ये वो होते हैं। इसमें क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी प्रमोट होती है इससे, मतलब कैश, कैश वाली इकोनॉमी इससे प्रमोट हो सकती है, इसलिए इस सेक्टर्स में भी एफडी अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग इन टीडीआर, व्हाट इज टीडीआर? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। व्हाट इज दैट? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट मतलब क्या? ये रियल इस्टेट होता है, रियल इस्टेट रिलेटेड होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस वगैरह ये सब भी अलाउड नहीं है। ये टीडीआर क्या होता है? अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये प्रेस्टीज पॉइंट का लैंड मेरा है और इसका एरिया था 2 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड था सपोज 2 टाइम्स, मतलब 4 लाख स्क्वायर फीट। मैंने कंस्ट्रक्शन किया सिर्फ 3 लाख स्क्वायर फीट। इसका अभी भी मैं और कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ 1 लाख स्क्वायर फीट। बट तुम दूसरे बिल्डर हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट है सपोज हिंजवाड़ी में, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा यहाँ का डेवलपमेंट राइट 1 लाख स्क्वायर फीट का तुम हमको बेचो। वो बिल्डर बोल रहा है, तो अपन बोलेंगे ओके डन, अपन यहाँ पे 3 लाख स्क्वायर फीट पे काम रुका देंगे, और उसको 1 लाख स्क्वायर फीट बेचा अपन ने उसके लैंड पर, जिसके लिए उसने अपने को पैसा दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग इन टीडीआर। समझे? नहीं नहीं, बट तुमको समझा क्या हुआ? तो यहाँ के डेवलपमेंट राइट वहां बिके जा सकते हैं, वहां खरीदे जा सकते हैं, इसको बोलते हैं टीडीआर। और इसमें ट्रेडिंग एफडीआई को अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, इसमें नहीं आ सकते वो। समझे? तो दिस इज, ऐसा बोल सकते हैं आप, बेसिक नीड है रियल एस्टेट, इसलिए नहीं आएंगे। बेसिक नीड, दैट इज द रीजन इसमें एफडी अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, चिरोड्स, सिगारोल्स, सिगरेट्स ऑफ टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, इन सब में अलाउड नहीं है। रीजन ये है कि ये हजार्डस टू ह्यूमन लाइफ है। बट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में प्रोड्यूस किया तो प्रॉब्लम है, बाहर वाले लोग। तो ये क्या है? हेल्थ। इनका रीजन क्या है? हेल्थ स्टैंडर्ड हमारे खराब हो जाएंगे। एंड लास्टली, activities which are not open to private sector in India like atomic energy, railway operations। भैया अगर हम इंडियन गवर्नमेंट हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इसमें एंटर करने अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो तुम तो फॉरेनर्स, तो तुमको कैसे अलाउ करेंगे? तो टोटल कुल मिला के ये सभी सेक्टर्स है जिसमें एफडी अलाउड नहीं है। एवरीवन समझा अच्छे से? कोई डाउट है इसमें? यहाँ पर भी एक पेज ब्लैंक रखा है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो। हमारा एक छोटा सा यूनिट बचा हुआ है, वो वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएशंस, द लास्ट पार्ट, जिसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएशंस, international trade negotiations, especially the ones aimed at formulation of international trade rules, are complex। क्या लिखा है? are complex and interactive process engaged in by countries having competing objectives। तो इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएशंस किसके बीच चलता है? फॉरेन कंट्रीज के बीच चलता है, जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स फ्रेम किए जाते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें थोड़ा इंटरेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिसमें कंट्री जिनके कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लैश करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएशंस जरूरी है क्या? यस, इससे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो फिर बढ़ाने के लिए हमें निगोशिएशंस के लिए बैठना तो पड़ेगा, बराबर है? ट्रेड निगोशिएशंस 3 टाइप के होंगे, एक आरटीए, व्हाट इज आरटीए? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, दूसरा गैट, तीसरा डब्ल्यूटीओ। तीनों भी ट्रेड निगोशिएशन से। सबसे पहले बात करेंगे मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स। तुम्हारा बुक दो। मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। व्हाट इज यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट? एक तरफा एग्रीमेंट। एक तरफा एग्रीमेंट सुना क्या? सपोज मेरी कंट्री आपकी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, बट एक तरफा ही एग्रीमेंट है, मतलब एक तरफा ही टर्म्स एग्रीड है। आप बोलोगे ये तुम्हारे टर्म्स है, जब हम तुमसे ट्रेड करेंगे तो हमारे टर्म्स हम बताएंगे, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल। मतलब एक तरफा प्यार सुना आपने? वैसे वन साइडेड एग्रीमेंट है ये। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया को पाकिस्तान से बहुत प्यार है,
और वो बोल रहा है कि चलो यार तुम छोटे हमारे भाई हो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान बोल रहा है ओके तुम्हें जो करना है तुम कर रहे हो, रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे हम पाकिस्तान है, हम रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तुम हमें प्यार दो, हम तुम्हें तोहफ देंगे, है ना। वो हम, तो एक्चुअली कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड ऐसे रह सकते हैं कि जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को फेवर किया, बट पाकिस्तान ने इंडिया को बदले में फेवर नहीं किया, तो इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रेड। बट बायलैटरल ट्रेड एग्जैक्टली मैच करता है। जो ट्रेड रिलेशंस हम तुम्हारे साथ शेयर करें तुमको भी वही शेयर करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं बायलैटरल। समझे, मतलब जो टर्म्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वही टर्म्स के साथ तुम भी ट्रेड करो। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसको बोलते हैं आरटीए, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। यहाँ पर नाम से ही समझ रहे हैं आपको, आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रेफरेंस दे रहे हो कुछ कंट्रीज को, जिसके साथ तुम क्या कर रहे हो, ट्रेड एग्रीमेंट बना रहे हो, और अपने एग्रीमेंट के हिसाब से अपना रूल्स चलेगा। हाँ होता है, बहुत से कंट्रीज का होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। उसके बाद आता है ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है, लिखो वहां पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज, लिखो वहां पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज that establishes that establishes rules that establishes rules amongst themselves, amongst all बोल दो, for import और एक्सपोर्ट। तो ट्रेडिंग ब्लॉक क्या कर रहा है, खुद के रूल्स बना रहा है कंट्रीज के बीच के, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। फ्री ट्रेड एरिया क्या कर रहा है, फ्री ट्रेड एरिया एज द नेम सेज, ये ट्रेड बैरियर्स को या तो हटा देंगे या तो कम कर देंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे एग्री टू लोअर ऑब्लिक एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए बोलते हैं इसको। ठीक है, देन कस्टम यूनियन क्या करता है, कस्टम यूनियन रिमूव कर देता है सभी बैरियर्स खुद के बीच के, बट वो क्या करता है, दूसरे के साथ कॉमन बैरियर रखता है। मतलब जैसे एक कंट्री में हूँ इंडिया, आप अलग अलग कंट्रीज हो, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, तुम सबके साथ अलग अलग टर्म्स रखूंगा। बट अगर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे चार छह कंट्रीज साथ में आते और बोलते कि हम क्या हैं, हम कस्टम यूनियन है, तो हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे हमारे बीच के सभी ट्रेड बैरियर्स। फ्री मार्केट में या तो एलिमिनेट होता है या तो कम होता है, यहाँ पे कंपल्सरली कस्टम यूनियन बोल दिया मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अब तुम्हारे टर्म्स किसी और के साथ क्या रहेंगे तुम डिसाइड करो, उसके टर्म्स किसी और के साथ क्या रहेंगे वो डिसाइड करेगा, मेरे टर्म्स किसी और के साथ क्या रहेंगे मैं डिसाइड करूंगा। इसको बोलते हैं कस्टम यूनियन। तो लिखो कस्टम यूनियन पे एग्री टू एलिमिनेट, एग्री टू एलिमिनेट ऑल ट्रेड बैरियर्स। एग्री टू एलिमिनेट ऑल ट्रेड बैरियर्स, समझे। कॉमन मार्केट, नहीं ये यहां पे नहीं होता, नीचे होता है, कॉमन मार्केट में होता है। कॉमन मार्केट में वो रिमूव कर देंगे सभी बैरियर्स खुद के बीच के, बट दूसरे देशों के लिए वो क्या करेंगे, कॉमन टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर डालेंगे। समझे क्या, अब हम पांच कंट्री क्या कर रहे हैं, कस्टम यूनियन में खुद के बीच के एलिमिनेट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ क्या कर रहे हो उसके बीच में हमने गिरा नहीं, बट कॉमन मार्केट जब हम बोलते हैं दिस इज द कॉमन मार्केट, तो हमारे बीच के बैरियर जीरो है और हम तुम्हारे साथ कॉमन रूल रख रहे हैं। तो वर्ड कॉमन विल गिव यू हिंट, समझे क्या, कॉमन वर्ड आ गया मतलब समझ जाने का कि इन सब के बीच में तो कुछ है ही नहीं बैरियर, बट बाकी लोगों के साथ इनका कॉमन रूल चलता है, टेरिफ का भी और नॉन टेरिफ का भी। तो यहां पर हम बोलेंगे रिमूव ऑल बैरियर्स amongst themselves, amongst themselves, and set common
tariff, common tariff and non-tariff barrier. नहीं नहीं, दिखाओ। Group of countries that eliminate all tariff on trade amongst themselves but maintain common external tariff on trade with out the country outside the union, thus technically violating the MFN। MFN मालूम है ना आपको? मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू WTO, तो ये वैलिड हो रहा है, सब जगह वैलिड हो रहा है एक्चुअली वो तो। देखो यहाँ पे लिखा है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ विच डिस्टिंग्विशेस द कस्टम यूनियन फ्रॉम द फ्री ट्रेड एरिया। अच्छा, उन्होंने उसको फ्री ट्रेड के साथ कंपेयर किया। फिर कॉमन मार्केट डीपन्स अ कस्टम यूनियन बाय प्रोवाइडिंग free flow of output and factors by reducing or eliminating all goods on goods and creating a common set of external tariff। तो एक्चुअली देखा जाए तो सुनो, कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट दोनों सेम है, सिर्फ फर्क एक है, कॉमन मार्केट खुद के बीच में रूल्स भी कॉमन रखता है, लॉ, कंट्री के लॉ भी सेम रहेंगे, कंट्री के इंस्टीट्यूशंस भी सेम रहेंगे, जैसे इंडिया में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब है। वैसे अगर 5 कंट्री साथ में आते हैं तो उनके लॉज भी सेम रहेंगे, बिकॉज दे वांट टू मेक देयर मार्केट एज सेम। बस वो एक कंट्री दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री पॉलिटिकल रीजन की वजह से, बट ज्योग्राफिकली भी अलग है, बट इनके बीच कॉमन मार्केट है। मतलब एक तो टेरिफ बैरियर्स, नॉन टेरिफ बैरियर्स कुछ नहीं है, और इनके कायदे कानून इंस्टीट्यूशंस भी सेम है। तो कैन वी से कॉमन मार्केट इज ऑल्सो कस्टम यूनियन बट इट हैज मोर कॉमन थिंग्स टू वर्क टुगेदर, दे हैव मोर कॉमन थिंग्स। तो कस्टम यूनियन के वहां पे आप लिख सकते हैं, चाहिए तो इसको यहाँ पे एरो कर सकते हैं। कस्टम यूनियन भी क्या करता है, सेट कर देता है कॉमन टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर, बट फिर अलग से कॉमन मार्केट क्या करता है, कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन जैसा ही है, सिर्फ आगे वो कॉमन रूल्स बना रहा है। तो आगे लिख दो विथ कॉमन रूल्स, बट विथ कॉमन रूल्स किधर आएगा, जो आपने एरो दिया वो सिर्फ कॉमन टेरिफ नॉन टेरिफ बैरियर के लिए है, और आगे लिख दो विथ कॉमन रूल्स। ये कॉमन रूल्स जो रहेंगे ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कस्टम के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं, कस्टम यूनियन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कॉमन मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट, दे आर ट्राइंग टू से दैट वी ऑल कंट्रीज वी आर सिंगल मार्केट। एंड इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, EMU बोलते हैं इसे, EMU, यहां पर हम बोलेंगे दे कोऑर्डिनेट विद द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज जो होती है, उनके उनकी करेंसी भी कॉमन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी coordinate the economic and monetary policies and have common currencies। कॉमन करेंसी, तो इनके बीच में कॉमन करेंसी भी होती है, जैसे कि यूरोज, यूरोज एक कॉमन करेंसी है। तो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन नाम से समझ रहा है, इकोनॉमिक भी लिखा है मॉनेटरी भी लिखा है, तो इनके पॉलिसीज ये लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। कौन से, इकोनॉमिक एज वेल एज मॉनेटरी, मतलब फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैच करने की कोशिश करते हैं, और करेंसी भी इनकी क्या रहती है, कॉमन रहती है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक चलता है, बट आसपास के देश है पेरिस वगैरह, इधर जो है यूरोस चलते हैं। ग्रीस में जाओगे तो भी यूरोस चलते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, कॉमन करेंसी रखी है,
और हो सकता है कि अगर इनके मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज जो है वो कोऑर्डिनेटेड रहेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, EMU, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बन जाएंगे। नहीं, जैसे तुम जो बोल रहे हो वो इंडिया एंड नेपाल के लिए एप्लीकेबल है। जैसे नेपाल में इंडियन करेंसी भी चलती है। दे हैव टू करेंसीज, एक डोमेस्टिक जिसको नेपालियन रुपया बोलते हैं, और एक इंडियन रुपी जिसको वो लोग INR बुलाते हैं। NR एंड INR, नेपाल रुपी एंड इंडियन रुपी। तो ये बन गया एक डोमेस्टिक एक बाहर की जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है इधर। यूरोज है तो पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही करेंसी है, यूरो। उनकी कोई अलग करेंसी नहीं है। नहीं, करेंसी तो करेंसी है ना, उसमें क्या है। इसलिए तो उनके मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसी सेम आने जरूरी है ना। अब आते हैं मेनली WTO, गैट, ये सब के ऊपर। तो पहले गैट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज गैट? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नाम से ही समझ रहा है ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था जो कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया था। 47 ईयर्स के लिए चला था ये, राइट फ्रॉम 1948 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके अगले साल से लेके 1994 तक। क्या हुआ था गैट में? इन्होंने सिर्फ रूल्स प्रोवाइड किए थे कि इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड कैसे चलेगा। जिस रूल बुक की बात कर रहे हैं अपन उसको बोलते हैं गैट, समझे। 8 multilateral negotiations known as the trade rounds held under the GATT। तो 8th राउंड जो हुआ था उसका यूग्रे राउंड बोलते हैं उसको, जो 1986 से 1994 में हुआ था, वो लास्ट राउंड था अंडर गैट। और उसके अंदर बर्थ हुआ था WTO का। ऐसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हुए थे। एक्चुअली आप सबको पता होगा, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो कंट्रीज ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो फिर वहां पे जरूरत गिरी कि इन सबको एक साथ लेके आए। तो इनके एक साथ लेके आने के लिए फिर इनके राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो ऐसे राउंड्स ऑफ टॉक होते गए। जब 1948 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि चलो वर्ल्ड ट्रेड कैसे होगा। आपको पता है ना इसका हिस्ट्री, मैंने शायद आपको डिस्कस किया रहेगा कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ये टेरिफ वॉर की वजह से हुआ था, करेक्ट। फिर वर्ल्ड यूएस की वजह से, टेरिफ वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड डिस्पैरिटीज थी कैपिटलिज्म सोशलिज्म में, उससे कंट्रीज ऑलरेडी डिवाइडेड थे ग्रुपिज्म में। और वर्ल्ड ट्रेड वॉर आ गया तो मतलब टेरिफ वॉर आ गया तो और भी दिक्कत हो गई। तो लोग कंट्री क्या करने लगे, एक दूसरे पे अटैक करने लग गए। और जो अटैक कर रहा है उसके सपोर्ट में जो कंट्री, फिर वो दूसरे कंट्री पे भी अटैक कर रहा है। वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड, पोलराइज्ड बोलते हैं उसको, इनटू ग्रुप्स। ओके। अब ये तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इन्होंने सोचा कि सब वर्ल्ड के कंट्रीज को एक साथ लाना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, इनके समझौते से सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव साथ में आए, एग्रीमेंट बनाया कि हम इस एग्रीमेंट के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड से ही शुरू हुआ था ना, टैरिफ। तो एक एग्रीमेंट बना कि इस एग्रीमेंट के तहत अपन आगे बढ़ते जिसका नाम रखा गया गैट। 47 ईयर्स तक ये फॉलो हुआ बस ऑन पेपर, रियल लाइफ में फॉलो नहीं होता था। इसलिए तो यूनिलैटरल एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए ना। अगर एक गैट है तो हम सब कंट्रीज ने गैट के अनुसार ट्रेड करना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ मेरे को इस कंट्री से ज़्यादा प्यार है, उस कंट्री से नफरत है, तो मैं इसके लिए अलग फेवरेबल टर्म्स डाल रहा हूँ, उसके लिए अलग डाल रहा हूँ। तो ये बन गए बायलैटरल एग्रीमेंट। कभी कभी तो एक तरफा एग्रीमेंट रहते थे तो वो बन गए यूनिलैटरल। कभी कभी हम ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे को सपोर्ट किए थे तो हमने बोला नहीं, हम कॉमन मार्केट है, हम कस्टम यूनियन है। समझा कुछ? तो इस तरीके से कंट्रीज ने अपने अपने ट्रेडिंग ब्लॉक बनाए जो वर्ल्ड के ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। और ये एग्रीमेंट कोई फॉलो नहीं करता था। फिर 1986 से 94, जो 9 साल का पीरियड था, इसमें जो 8th राउंड हुआ था ट्रेड निगोशिएशन का, क्योंकि क्या हुआ था ना, ये एग्रीमेंट आया बट राउंड्स पे राउंड्स होते गए, इसको एक्सेप्ट कराओ यार, इसको एक्सेप्ट कराओ, बट कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो 8th राउंड में इनको फील हुआ कि देयर शुड बी अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हु शुड लुक आफ्टर कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ।
उसके पहले तो बस ये एक एग्रीमेंट था, करेक्ट? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, समझे क्या? अब WTO क्या है? द एट्थ राउंड ऑफ यूरिगे राउंड ऑफ 1986 to 94 was the last and the most consequential of all the rounds. जितने भी राउंड्स हुए उसमें सबसे लास्ट में यही राउंड हुआ, और ये कॉन्सिक्वेंशियल हुआ, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंस ऐसे है कि WTO का जन्म हुआ, and culminated in the birth of WTO and the new set of agreement replacing the GATT was formed. तो उन्होंने क्या किया, उसमें नया एग्रीमेंट बनाया और ट्राई किया कि मैक्सिमम देश ये फॉलो करे, किसके थ्रू? WTO एज एन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. The principal objective of WTO is to facilitate the flow of international trade smoothly, fairly, freely and predictably. तो अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है WTO के, कि वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड हो रहा है वो फ्रीली होना चाहिए, वो फेयरली होना चाहिए, वो स्मूथली होना चाहिए और वो प्रेडिक्टेबली होना चाहिए. आज जो ट्रम्प कर रहा है वो इसके अगेंस्ट है, बट WTO कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि WTO को फंडिंग कैपिटल US जैसे डेवलप्ड नेशंस ज्यादा दे रहे हैं, समझे? WTO does its functions by acting as a forum of for trade negotiations. तो वो क्या करता है? ट्रेड निगोशिएशंस करता है, किसके बीच में? उनके मेंबर गवर्नमेंट्स के बीच में, ताकि दो कंट्रीज के बीच की ट्रेड बढ़े. एडमिनिस्ट्रिंग द ट्रेड एग्रीमेंट, उनके ट्रेड एग्रीमेंट वो एडमिनिस्टर करता है, रिव्यू करता है नेशनल ट्रेड पॉलिसीज टाइम टू टाइम, कोऑपरेटिंग विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह, IMF वगैरह. तो WTO इनसे कोऑर्डिनेटेड रहता है हर बार, नहीं तो पता चला WTO कुछ और बोल रहा है, IMF कुछ और बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक कुछ और बोल रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. And assisting the developing countries in the trade policy issues through technical assistance. तो वो क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस देता है एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, जिससे उनका वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड बढ़े, उनका BOP सिचुएशन फेवरेबल बने, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े और उनके इंपोर्ट्स कम हो. WTO activities are supported by secretariat located in Geneva, headed by the डायरेक्टर जनरल. तो इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम सेट किया उसमें WTO में कि वो कैसे चलेगा. तो उन्होंने बोला कि हम सेक्रेटरीट जो लोकेटेड है जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में, तो वहां पर से हम सपोर्ट कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हेड करेंगे, आपके डायरेक्टर जनरल वहां पे रहेंगे जो हेड करेंगे ये पूरी चीज को. इट्स अ 3 टायर सिस्टम, मतलब 3 लेवल के वहां पे वर्किंग रहेंगे जो डिसीजन मेकिंग करेंगे. टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेगा जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट लेवल है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फॉलोड बाय काउंसिल्स, नेमली द जनरल काउंसिल एंड गुड्स काउंसिल. तो सेकंड लेवल पे क्या है? जनरल लेवल, जनरल काउंसिल एंड गुड्स काउंसिल, ये सेकंड लेवल पे आता है. एंड फिर थर्ड लेवल पे आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी नहीं एक मिनट, गुड्स काउंसिल अलग है. फिर थर्ड लेवल पे आता है आपका सर्विसेज काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो एक्चुअली जो भी 3 लेवल के डिसीजन मेकिंग है, 3 टायर सिस्टम है, इसमें टॉप लेवल पे कौन है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे गुड्स और उसके नीचे सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल, ऐसे याद रख सकते हो आप. एक्चुअली GST की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज लग रहा था मुझे, बट गुड्स लेवल सेकंड पे है और थर्ड लेवल पे सर्विस लेवल. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ये अपना पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब आ जाता है. टोटल आज 164 मेंबर्स नहीं रहेंगे, ज्यादा रहेंगे इनफैक्ट. चेक कर लो एक बार WTO के लेटेस्ट मेंबर्स कितने हैं. नहीं नहीं इतनी ज्यादा नहीं है, 170 के आसपास रहेंगे. 166, दो बढ़ गए सिर्फ. और उसमें से डेवलपिंग कंट्रीज कितने हैं? वो ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं, बट अभी डेवलपिंग कंट्रीज कितने हैं? इनमें से डेवलपिंग कंट्रीज कितने हैं? शायद उतने ही रहेंगे. 170 नहीं, पकड़ लो उसको आप फिलहाल के लिए. नहीं नहीं नहीं, 117 थे डेवलपिंग, 2/3 है क्या? तो वही पकड़ लो, यही रहने दो, रहने दो, यही रहने दो, कोई बात नहीं. तो 117 कंट्रीज क्या है? डेवलपिंग है, उसमें से मेंबर कंट्रीज में से. और टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 166.
117 ही रहने दो, कोई बात नहीं, आपके आईसीआई मॉडल के हिसाब से 117 है, ठीक है। अब सुनो, आर डेवलपिंग कंट्रीज और सेपरेट कस्टम यूनियन टेरिटरीज अकाउंटिंग फॉर अबाउट 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो याद है आपको ब्रिक्स कितना ट्रेड करता था? मोर देन 50%। उसमें से 95% टोटल ट्रेड का कौन कर रहा है वॉल्यूम? डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। इसका मतलब नॉन डब्ल्यूटीओ मेंबर्स कितना कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड? 5%। हार्डली, हार्डली 5%, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? अबाउट 95%। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मेंबर कंट्रीज का एक जनरल डेटा है आपके लिए। जनरल गाइडलाइंस, मेजर गाइडलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है? तो सबसे पहले ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बोलकर आज टैरिफ के बेसिस पे सब डिस्क्रिमिनेशन ही चल रहा है। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ये फॉलो होना चाहिए। व्हाट इज नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल? सुनो अच्छे से। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कश्मीर के एप्पल से इंडिया में बिक रहे, और एक मतलब इंडिया में कश्मीर के एप्पल भी है और इंडिया में लेट्स से स्विट्जरलैंड के एप्पल भी है, तो नेशनल ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि अगर स्विट्जरलैंड के एप्पल्स तुम्हारे इंडियन कस्टम टेरिटरी को क्रॉस करके एक बार आ गए तो इनको पूरा अधिकार है इनके साथ इक्वली बिकने का। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि कश्मीर के एप्पल्स आगे रख रहे हो और स्विट्जरलैंड के पीछे रख रहे हो। दे शुड हैव इक्वल चांस ऑफ सेलिंग। समझे? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल समझा? ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम बैरियर्स कम कर दोगे, बट एक बार देश में आने के बाद तुम उन गुड्स को डिस्क्रिमिनेट करोगे कि फॉरेन के गुड्स है इनको कम बेचो और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको ज़्यादा बेचो, तो वो तुम इक्वल चांस ऑफ सेलिंग नहीं रखोगे। तो इससे तो ऑब्वियसली हमारे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड फ्री नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेटेड वे में होगा। तो ये बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। देन सेकंड इज फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड होना चाहिए, ये सब थियोरेटिकल है, ये सब बातें। प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके ट्रेड में, मतलब अनसर्टेनिटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे टैरिफ लाया, टैरिफ बढ़ाया, पॉज कर दिया, ये सब अनसर्टेनिटीज है। जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इसको क्यूआरस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या होता है ना, हर कंट्री क्या करता है, इंपोर्ट के लिए एक क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्ट कर देता है। डब्ल्यूटीओ बोलता है ऐसा मत करो। डब्ल्यूटीओ बोलता है तुम क्यूआरस कम से कम रखो, जहां पे तुम्हें स्ट्रैटेजिकली जरूरी है वहीं पर क्यूआर होना चाहिए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। बट अगर मेरे देश में मेरे को लगता है कि ये इंपोर्ट इस क्वांटिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए तो मैं रखता हूँ। फिर डब्ल्यूटीओ वहां से बोलता है बट मैं सुनता नहीं हूँ। हाँ बस पैसा वही दे रहे ना, उनका ही बना हुआ एक कठपुतली है ये डब्ल्यूटीओ। डेवलप्ड नेशन ने ही बनाया है ताकि उनका ही ट्रेड और बढ़े और डेवलपिंग जो कंट्रीज है या लेस डेवलप कंट्रीज है उनको लूटा जाए। जबकि इन्होंने इनके ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा दिखाया है जैसे वो लेस डेवलप कंट्रीज के लिए बने हैं। तो थ्योरेटिकल समझ के पढ़ने का रे, और कुछ नहीं। पढ़ते वक्त क्या पढ़ने का? थ्योरेटिकल। फिर एक आगे की बात है 21 तारीख के बाद। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, क्या कर सकते हैं? सब कुछ काम अगेंस्ट ही चलते हैं। हाँ, इनको क्या बोलते हैं फिर, हम ये सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे, हम टेक्निकल असिस्टेंस नहीं देंगे आपको। सिर्फ ये लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज डर जाते हैं, डेवलप्ड नेशंस कुछ भी फर्क नहीं करता। तो जैसे कोई पावरफुल पर्सन होता है उनके लिए लॉ अलग होते हैं, वैसी बात है। नेशन पावरफुल है तो उनके लॉज भी अलग है। ये लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करो, ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस लाओ, टैरिफ एज ए लेजिटिमेट मेजर फॉर प्रोटेक्शन। टैरिफ सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करो, बाकी चीजों के लिए टैरिफ यूज मत करो। देखो क्लियरली लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग रहने दो। प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन रखो, मतलब आप कम से कम रिस्ट्रिक्शंस रखो, ज्यादा से ज्यादा छूट दो ताकि वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड फ्री वे में बढ़े। मार्केट का एक्सेस दो, आपके मार्केट का एक्सेस नहीं दोगे तो ट्रेड कैसे बढ़ेगा? तो ये मार्केट का एक्सेस किसका मांग रहे? लेस डेवलप्ड नेशंस का ही मांग रहे हो, और क्या है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखो, इफेक्टिव सिस्टम रखो, वेरीफाइबल सिस्टम रखो। किसके लिए? डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कहीं पर भी डिस्प्यूट हो रहे, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे, तो उसका सेटलमेंट का तरीका ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए और वेरीफाइबल रहना चाहिए कि किस बेसिस पर वो डिस्प्यूट तुमने जजमेंट कैसे पास किया। ओके। स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे लेस डेवलप्ड नेशंस को। देखा, कोई प्रिविलेजेस नहीं देते बट वो स्पेशल ट्रेनिंग्स असिस्टेंस को वो लोग प्रिविलेजेस बोलते हैं।
एंड प्रोटेक्ट ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, सिर्फ बोलने के लिए, कुछ नहीं है। तो ये सब बातें थियोरेटिकल मान के आगे बढ़ो, एक भी सही है ही नहीं एक्चुअली। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स अंडर डब्ल्यूटीओ, रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है जैसे मैंने आपको बोला, राइट। रूल ऑफ ओरिजिन में क्या होता है मालूम है क्या? डब्ल्यूटीओ बोलता है कि एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंस्टीट्यूशन, तुमने ऐसे रूल नहीं फॉलो करना चाहिए कि ये कंट्री में बनेगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, मैंने आपको बोला था, याद है? सोलर मॉड्यूल्स इंडिया में बनने चाहिए, पैनल्स इंडिया में बनने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ यू आर ब्रेकिंग रूल ऑफ ओरिजिन बिकॉज यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग कि वो चीज कहाँ बनी है। हाँ, ये बोलते डिस्क्रिमिनेट मत करो, बट ऐसे कैसे मत करो, रूल ऑफ ओरिजिन। फिर सेकंड बोलता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, इंपोर्ट कितना करने वाले हो उसके लिए लाइसेंसिंग के जो प्रोसीजर्स है, ये लोग बोलते हैं उसको कम से कम रखो, मतलब ये लोग बोल रहे हैं भर भर के इंपोर्ट करो। थर्ड बोलते हैं सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, ये भी बंद करो बोलते हैं ये लोग, मतलब जो सब्सिडीज दिए जाते हैं आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उसको मत दो, ताकि फेयर कंपटीशन हो, ऐसा। देन सेफगार्ड्स ट्रेड एंड सर्विसेज, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेड्स को सेफगार्डेड रखो, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को सेफगार्ड करो ताकि वो प्रमोट हो जाता। एंड ट्रेड इन सर्विसेज भी होने दो, सिर्फ गुड्स में ट्रेड मत करो, सर्विसेज में भी ट्रेड करो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स बोलते हैं ये लोग, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब आते हैं उसमें। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए इनका खुद का एक मैकेनिज्म है, तो ये लोग बोलते हैं हमारा मैकेनिज्म अडॉप्ट करो जो फेयर है, जो ट्रांसपेरेंट है और वेरीफाइबल भी है। फिर हर देश ने वो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म रहना चाहिए, सबके पास रहना चाहिए। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म चाहिए, जिसको TPRM बोलते हैं ये लोग, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। तो टाइम टू टाइम आपने क्या करना चाहिए, आपके ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करनी चाहिए, और जहां आपको लगे कि आपकी ट्रेड्स कम हो रही है वहां पे आपके पॉलिसीज को बदलना चाहिए ताकि ट्रेड बढ़े, भले वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट लाओ रादर देन बायलैटरल या यूनिलैटरल। व्हाट इज प्लूरिलैटरल? मल्टीलैटरल, सबके साथ एग्रीमेंट सेम रखो, मतलब प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। मेनली ये दो चीजों के हद तक बोलते हैं वो लोग, सिविल एयरक्राफ्ट एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स, अंडरस्टूड। तो ये डब्ल्यूटीओ की कुछ बातें, फ्यू कंसर्न्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये कंसर्न्स और कुछ नहीं, डेवलप्ड नेशंस के कंसर्न्स है जो डब्ल्यूटीओ के थ्रू वो लोग सामने रख रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस ऑफ मल्टीलैटरल निगोसिएशन, मतलब अलग अलग देशों के लेवल पे जो मल्टीलैटरल निगोसिएशंस होने चाहिए वो थोड़े स्लो हो रहे हैं, उसको फास्ट बनाना चाहिए ताकि ट्रेड और बढ़े। अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, आप जो बीच बीच में आपके खुद के रीजन के ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो उससे अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो रही है, तो वो मत होने दो। आपके रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट को हटाओ क्योंकि वो MFN के अगेंस्ट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अगेंस्ट है। इनएडुकेट और नेग्लिजिबल ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब ये बोल रहे ट्रेड तुम लिबरलाइज कर रहे हो बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल है या तो वो बहुत ही इनएडुकेट है, और छूट दो ट्रेड में, भर भर के इंपोर्ट होने दो। इन शॉर्ट, दोज विच आर स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये देखो लिखने के लिए क्या लिखते हैं, हमारे हर वो कंसर्न है जो किसका कंसर्न है, डेवलपिंग कंट्रीज का, जबकि बात पूरी डेवलप्ड नेशंस के एंगल से बोल रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म एंड लैक ऑफ विलिंगनेस अमंग्स डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड मार्केट एक्सेस, तो इन्होंने ये सिर्फ बोलने के लिए कंसर्न रख दिया ताकि इनके पॉलिसीज या इनके कंसर्न्स बैलेंस्ड लगे। तो इन्होंने ये क्या क्या कंसर्न रखा, जो डेवलप्ड नेशन से वो खुद के नेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो इतने अच्छे से विलिंगनेस नहीं रख रहे कि खुद के मार्केट का वो एक्सेस दे। नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, क्या हुआ है पता है क्या, लेस डेवलप्ड नेशंस ने बोला कि तुम्हारी पॉलिसीज पूरे डेवलप्ड नेशंस को फेवर करते हैं, तो ये बोले ठीक है तुम्हारा भी कंसर्न डाल देते हैं। तो उन्होंने अपना एक कंसर्न डाल दिया कि डेवलप्ड नेशंस जो है खुद के मार्केट का एक्सेस तो दे नहीं रहे और सिर्फ लेस डेवलप्ड नेशंस का मार्केट एक्सेस ले रहे और उनको लूट रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस उनके खराब कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स उनके डैमेज कर रहे हैं, खुद के मार्केट का एक्सेस इंटैक्ट रख रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बस मार्केट एक्सेस किसके बारे में बोला, पहली बार डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में, पहली और आखिरी बार इनफैक्ट,
आगे देखो क्या लिखा है, डिफिकल्टीज दैट दे मे फेस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रेजेंट एग्रीमेंट। तो अभी क्या हो रहा है, हर कंट्री डब्ल्यूटीओ के पहले खुद के एग्रीमेंट रखते थे, तो ये बोल रहे तुम्हारे डिफिकल्टीज है, मगर वो डिफिकल्टीज को तुम हटाना पड़ेगा, हमसे बात करो और खुद के एग्रीमेंट्स को स्क्रैप करो और हमारा एग्रीमेंट लेके आओ। कौन सा वाला, प्लूरिलैटरल वाला। अपरेंट नॉर्थ साउथ डिवाइड, आप सबको पता है कंट्री में ग्रुपिज्म हुए थे, तो अपरेंट नॉर्थ साउथ डिवाइड है जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है, उसको डब्ल्यूटीओ का वो कंसर्न था। एक्सेप्शनली हाई टैरिफ, ये देखो इनके कंसर्न्स भी है और खुद यूएस कर रहा है। टैरिफ एस्केलेशन, ये भी उनका प्रॉब्लम है, ये बोलते हैं ऐसा मत करो बट करना चाहिए ना। टैरिफ एस्केलेशन याद है ना, रॉ मटेरियल पे कम टैक्स या जीरो टैक्स, इंटरमीडिएट पे थोड़ा ज्यादा और फाइनिश गुड्स पे और भी ज्यादा। इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस, ये बोलते प्रेफरेंसेस को हटाओ। डिफिकल्टीज विद रिगार्ड टू एडजस्टमेंट्स, तो ये बोलते कि अगर आपकी कंट्री है जो पॉलिसीज में थोड़े एडजस्टमेंट करने में डिफिकल्टीज हो रही है तो हमारे पास आओ, हम मदद करेंगे, बट प्लीज अडॉप्ट दैट एंड एडजस्ट विद दैट। तो एक्चुअली इनके कंसर्न्स सब बुकिश है, बुकिश है बस, रियल में वो कभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी कंट्री इनके कंसर्न सुन के खुद की पॉलिसीज ऐसे रैंडमली चेंज नहीं कर सकता ना। Ninth round since the Second World War was officially launched at the WTO's fourth ministerial conference in Doha, कतार में जो हुआ था नवंबर 2001 में हुआ था वो। तो जैसे मैंने आपको बोला 8th राउंड में किसका जन्म हुआ था, डब्ल्यूटीओ का। तो 9th राउंड में फिर क्या हुआ था, दोहा में हुआ था कतार में, वो नवंबर 2001 में हुआ था, और वो 9th राउंड लॉन्च हुआ था डब्ल्यूटीओ के 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस याद है, जो उनका टॉप लेवल अथॉरिटी होता है। तो इतने कम टाइम में उनका 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गया था वो। ओके, sought to accomplish major modification of international trading system through lower trade barriers and revised trade rules। तो उन्होंने कुछ ट्रेड बैरियर्स को कम किया और रूल्स को रिवाइज किया। इंक्लूड्स कितने, 20 एरियाज ऑफ ट्रेड, तो कुछ 20 स्पेसिफिक एरियाज पे उन्होंने ध्यान दिया था। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं है, आपको याद नहीं रहने वाला, बस सुन लो बस ऐसे। दोहा राउंड था वो जो कतार में हुआ था। यस सर, हो गया सर, हो गया सर। तो यहां पर हम खत्म कर चुके हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। आपको आज क्या करना है, हमारे एक लंच ब्रेक के बाद आपको वापस मेरे साथ जुड़ना है, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में। कौन सा, बजट्स। एंड उसके साथ साथ हम इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस, राइट। इंडियन इकोनॉमी उसके साथ ही आ जाएगा ना, जब बजट बोला तो इंडियन इकोनॉमी उसके साथ ही अलाइंड है, इसलिए तो दोनों को पेंडिंग रखा था एक साथ, राइट। बजट के वक्त ही मैंने आपको बोला था कि इसको लास्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे तो बेटर समझेगा। तो ब्रेक के बाद हम उसको पढ़ेंगे आज, फिर हम इसको पूरा एंड कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। जो मैंने आपको 90 पेजेस का बुक दिया है उसको कंप्लीटली आप सॉल्व करके आओगे। मे बी परसों ही हम आपका डाउट सेशन सॉल्विंग सेशन रख देंगे, ठीक है। स्टॉप करें फिर। आई होप आपका ये जो टॉपिक था जो कभी कवर नहीं हुआ था अच्छे से कवर हो गया है। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय, सी यू।